गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हो गया? सेलो टेप लगा दो इनके मुंह पे। क्या मौज मस्ती चल रही है सभी की? बताओ भाई, क्या मौज मस्ती कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। एक क्या दो कहानी सुना दूंगा। आज तो दो कहानी सुनानी पड़ेगी, एक से क्या होगा। आज क्लास 2 घंटे की है ना। क्या? आधा घंटा कहानी सुनाऊं? महाभारत सुनाने थोड़ी बैठना है मेरे को, कहानी आधा घंटा कहानी चलती रहे। इतनी लंबी कहानी मेरे पास है नहीं कोई आधा घंटा तक चलती रहे। चार पांच ध्यान नहीं है कि प्रवीण अपने मन की बातें निकाला है, दूसरों के कंधे पर बंदूक चल के रख के चलाने वाली बात है। कितना होमवर्क दिया शीता? सिर्फ 10 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन भी नहीं थे। होमवर्क आज करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। बाहर निकल के मौसम के मजे लो, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी। आर्यन कौन सी वीडियो? वीडियो नहीं आ रही है आपके पास ही नहीं आ रही होगी, बाकी सबके पास तो आ रही है मेरे हिसाब से। इतना काम तो कुछ नहीं है पीयूष, थोड़ा सा ही काम होता है। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ लिया करो। रजाई से निकलने का आपका मन ही नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा बताओ। रजाई का मोह आपसे नहीं छोड़ा जा रहा, नाम मेरा लगा रहे हो। 2 कहानी वाला कोई ना, एक कहानी सुना देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा या तो। चलिए पहली कहानी आज की, फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, फिर कहानी करेंगे, ठीक है। कहानी है एक अमीर सेठ की, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस भी था। मतलब पैसा तो बहुत ज्यादा था लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। क्या बात, आपका इशारा चिराग की तरफ क्यों है? कौन से ऑप्शन के लिए? क्या चिराग बहुत ज्यादा पैसे वाला सेठ है या फिर चिराग कंजूस है? दोनों ही नहीं है। तो वो ना बहुत ज्यादा कंजूस था। उसका मन नहीं करता था जरा भी कि वो पैसा खर्च करे। आर्यन ने पी का है कि बहुत ज्यादा कंजूस है। अब ये एक दूसरे के ऊपर छिटा कसी हो रही है। तो हुआ क्या, वो बहुत ज्यादा कंजूस था, तो उसने ना अपना सारा जो सोना है ना इकट्ठा किया। और उसे ये डर था कहीं चोरी ना आ जाए। तो वो ना खर्च नहीं करता था, लेकिन उसने इकट्ठा किया। और एक अपने घर के बाहर थोड़ा दूर जाके ना एक पेड़ था, वहां पे नीचे जो है गड्ढे में वो गाड़ के आ गया उसे, ठीक है। ताकि सेफ रहे, घर में कोई चोरी कर सकता है फिर भी। हाँ पता है लोगों को कि इसके पास पैसा बहुत है, लेकिन ऐसे अभी जो अलग सी जगह पे लगा छिपाएगा तो किसी को पता क्या चलेगा। तो उसने वो वहां पे जो है छिपा दिया। अब उसका डेली का क्या काम होता, वो लालची था, तो बहुत ज्यादा लालच था। तो वो डेली क्या करता, जाता, गड्ढा खोदता और देखता कि क्या मेरे सोने जो है, सोने की जो वो अशरफियां हैं, जो सोने के सिक्के, वो सारे के सारे सही हैं या नहीं। रोज वो जाता और उसे काउंट करता, प्रॉपर मिलते उसे। उसका डेली का यही रूटीन था, ठीक है। अब चोरों को पता होता है कि किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। यूजुअली जो है लोगों को पता चल जाता है। अब चोर जो है करते क्या है, हम इसे कहते हैं रेकी करना। रेकी करना क्या होता है, मतलब जहां पे चोरों को
चोरी करनी होता है ना, वो इस उस एरिया में पहले से घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कहा भी जाता है अगर आपके घर के आसपास आपको कोई स्ट्रेंजर दिखे और रोज दिखे तो ऐसी चीजों की कंप्लेन कर देनी चाहिए। बेसिकली चोर पहले करते क्या है, उस एरिया की सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं, कौन है घर में, कौन कौन है, कौन कब आता है कब जाता है, कौन सा मौका सबसे सही होगा चोरी करने के लिए। तो बेसिकली वो अपनी इंटेलिजेंस करते हैं एक टाइप से, ठीक है। तो एक चोर जो है उस सेठ का रोज पीछा करता रहा और वो देखता रहा कि सेठ कहीं पे जो है सुनसान एरिया में जा रहा है और वहां पे कुछ देर रुक के आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। रविंदर बायोडेटा को बड़ा उनका रिश्ता करवाना है, बायोडेटा बनाते हैं। तो हुआ क्या, उस चोर ने ना उसका एक दिन पीछा किया, उस सेठ का एक दिन पीछा किया और उसने देख लिया कि हाँ ये सेठ जो है यहाँ पे अपना सोना छिपाता है। तो सेठ जैसे ही अपना जो है काउंटिंग करके वापस दफना के सोने को वापस आया तो चोर ने पीछे से सारा सोना लिया और चोरी करके चला गया। अगले दिन सेठ पहुंचा, उसने वो गड्ढा खोदा, वहां पे तो कुछ नहीं मिलना था, सारा खाली, बैठ के रोने लग गया वहीं पे बैठा बैठा, जोर जोर से दहाड़े मारने लग गया कि मेरा सोना चोरी हो गया, मेरा सोना चोरी हो गया। तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे ना मैंने यहाँ पे सोना दफन कर रखा था, सोना छिपा रखा था, वो मेरा सोना चोरी हो गया, एक भी सिक्का यहाँ पे नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम जो है इस सोने को इतनी दूर क्यों छिपा के रखते हो, तुम्हें इसे अपने घर में रखना चाहिए था, जहां पे आपको जरूरत पड़े तो आप इसे खर्च भी कर सको। तो उस सेठ ने कहा कि खर्च का तो मैंने कभी आज तक नहीं सोचा, इतने साल हो गए मुझे, 30 साल 40 साल से मैं बस इकट्ठा कर रहा था और मैंने ना इसे बिल्कुल सहज करके रखा था, मतलब खर्च तो मैंने सोचा भी नहीं, मेरे को खर्च करना ही नहीं था, मेरे को तो इसे संभाल के रखना था। तो सेठ जैसे ये बात कह रहा था, उस व्यक्ति ने क्या किया, दो तीन बड़े बड़े पत्थर लिए, गड्ढे में पत्थर डाले और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। वो बोले अगर यही बात है कि आपको खर्च ही नहीं करना था तो ये मान लो कि अब आपके इस गड्ढे के नीचे आपका सोना पड़ा है एक्चुअल में। समझ में आया कहानी का कहने का क्या भाव है। उस व्यक्ति को जब उसको खर्च ही नहीं करना था तो उस पत्थर में और उस सोने में उसके लिए कोई फर्क नहीं। अल्टीमेटली वो पत्थर भी उसके लिए सोने के जैसा ही, क्योंकि वैल्यू तो कुछ नहीं दे रहा, वो सोना भी उसके लिए पत्थर था, कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, जस्ट वो उसको संभाल रहा था, क्योंकि उसे कुछ उससे खरीदना तो था नहीं। यही चीज होती है कंजूस के साथ, वो पैसे इकट्ठे कर लेता है बट उसके लिए वो पैसा कोई इंपॉर्टेंस का नहीं होता, वो जस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, वैल्यूलेस चीज है वो, जिसके लिए आप बस रोते रहते हो कि हाँ ये इकट्ठा करना है, बट आप उसे यूज ही नहीं करे तो उसका फायदा क्या। तो वही चीज वो व्यक्ति समझा रहा था। आर्यन ने कहा समझा चिराग, आर्यन से चिराग को समझा रहे, आर्यन तो जैसे बहुत बड़े ज्ञानी है। मेरी कहानी के भाव समझ में नहीं आते, अभी भी समझ में नहीं आया शालू। बहुत ही सिंपल सा भाव है कि उस व्यक्ति के लिए वो सोना जो था वो पत्थर जैसा ही है, कोई वैल्यू नहीं है, आप यूज ही नहीं करना चाहते तो सोना हो चाहे पत्थर हो, उस गड्ढे के अंदर कुछ भी पड़ा रहे, आपको जस्ट जाके चेक ही करना है कि हाँ ये चीज पड़ी है या नहीं, यूज तो कभी करनी नहीं है तो पत्थर रख लो, सोना रखने की क्या जरूरत है। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, एक कहानी फिर थोड़ी सी पढ़ने के बाद करेंगे। अभी मैं आपको कह नहीं सकता, सारे के सारे ऑनलाइन बैठे हो, कोई कहानी यहाँ पे टाइप करने बैठ जाओगे तो उसी में चला जाएगा। हाँ आशिता ये बात तो सही कही, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। इसका भी वैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था जब आप फाउंडेशन में थे, तो मैंने आपको एक बताया था कंपाउंडिंग वाला इम्पैक्ट, ध्यान है कि आप इतने पर महीने निकालोगे तो आपके पास 15 से 20 साल में कितना पैसा हो जाएगा। ये भी सही है मन, वैल्यू उसी चीज की जिसे यूज करना हो, अदरवाइज आपके लिए वैल्यूलेस है चीजें, चोर के काम ही आएगा, बट चोरी का पैसा हजम नहीं होता ना जल्दी से। सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं सुनाते मैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाँ डाउट क्वेश्चन सब एक साथ ही करेंगे, डाउट वाले बता दो पहले, कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं नया, बस क्वेश्चन ही करने हैं। और कोई कॉन्सेप्ट कौन सा आशिता, मार्जिनल कॉस्टिंग का कह रहे हो वैसे कह रहे हो। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है,
आप एफडी का पैसा जो है रिस्क फ्री कैसे कमा सकते हो, मतलब एफडी से ज्यादा बेटर इनकम आप 1 से 2 महीने में कैसे कमा सकते हो, वो वाला तरीका बताऊंगा आपसे, ठीक है। मेरे को याद दिला देना, और अभी याद में नहीं दिलाना, कहीं अभी लग जाओ हाँ याद दिला दिया सर सुनाओ, पहले थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट शालू पर यूनिट एट्रीब्यूटेबल नहीं होती, जस्ट हम एक लेवल पर उसे निकाल के देख लेते हैं कि अगर मान लो आप 50,000 यूनिट बना रहे हो और वहां पे 5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो हम कह देते हैं 10 रुपीज पर यूनिट हो गया, ठीक है। तो वो आपके पास एक चीज होती है। अमन बिना इन्वेस्ट करे करोड़ों कैसे कमाए, ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर इतना ही पता होता मैं ही ना कमा लेता। ठीक है शीता, ये भी बता दूंगा कहां से स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी स्टार्ट वाली आपकी एज है नहीं। हाँ, एक वो अनअवॉइडेबल अवॉइडेबल वाला क्वेश्चन मेरे को करवाना है, एक बार आप मेरे को बता दो क्वेश्चंस में कौन कौन से में डाउट है। पहले मुझे बताओ, पहले 10 क्वेश्चन में हमारा कोई क्वेश्चन रहता है? पहले 10 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं? हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ साथ साथ। मेरे को पहले बता दो, पहले 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 नहीं हुआ शायद, 3 तक हो गए थे। हाँ साहिल, ये सही कहा। 21 दिन में पैसा डबल, अनुराधा चिटफंड। हालांकि ऐसे चिटफंड आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। 21 दिन में आपके पैसे डबल क्या ट्रिपल भी करवा देंगे, और एक्चुअल में हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्वेश्चन फोर्थ निकालिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है। करता हूँ शालू, वो भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला भी। वैसे मैंने कल डिस्कस किया था, बट फिर से कर दूंगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4 देखो एक बार क्या गिवन है। अ कंपनी, अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 60 रुपीज पर यूनिट। एक कंपनी है जो सिंगल प्रोडक्ट बेचती है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 60 रुपए पर यूनिट का। इन 2006 कंपनी ऑपरेटेड एट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40%। 2006 में कंपनी ने जो सेल किया है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40% है। दैट मीन्स आप अपने ब्रेक इवन से कितनी दूरी पे हो, 40% की दूरी पर। इसका मतलब अगर आप करंटली 1 लाख यूनिट बेच रहे हो, अगर आप करंटली 1 लाख यूनिट, आपकी करंट जो सेल्स है वो 1 लाख यूनिट्स की है, और आपसे कहा जाता है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो बताना बीईपी कितना होगा। अगर आपका 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एंड आप 1 लाख यूनिट्स बेच रहे हो, तो आपका बीईपी कितना होगा। आप 40% सेफ हो, तो 1 लाख का 40% मतलब आप 40,000 यूनिट सेफ हो, तो आपका बीईपी कितना होगा, 60,000 यूनिट्स पर होगा आपका बीईपी, 60% पर होगा। अच्छा, अगर मैं अब ये फिगर हटा दूं, सेल्स की फिगर हटा दूं, आपसे कहूं सेल्स मिसिंग है, हमें नहीं पता सेल्स कितनी है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है और आपका बीईपी 60,000 है, तो क्या आप सेल्स बता सकते हो? रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो आपकी सेल का 60% आपका बीईपी होता है, तो ये अपने आप में कितना है, 60%। तो यहां से आप अपनी एंटायर सेल जो कि 1 लाख यूनिट्स आएगी वो भी निकाल सकते हो। दैट मीन्स दोनों को आपस में इंटरचेंज करके वैल्यूज निकाल सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है। मैंने कहा कि आपकी सेल अगर मिसिंग है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, दैट मीन्स 60% पर बीईपी आ जाता है, और आपका बीईपी 60,000 यूनिट का है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो 1 लाख आपकी टोटल सेल आ जाएगी। सभी को समझ में आ गया वाला पॉइंट जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा, द फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटेड टू 3,60,000। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है, 3,60,000 की, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो टू सेल्स 80% है। इसका मतलब आपकी सेल में वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा कितना है, आपकी सेल में वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा कितना है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल दे रखा है 80%। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेल में कितना हिस्सा रखता है, 80%।
तो इसका मतलब आपका मार्जिन कितना हुआ 20%, मतलब आपका पीवी रेशियो कितना हो गया 20%। अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जब मार्जिनल कॉस्टिंग करो ना तो पहले सारी गिवन चीजें लिख लिया करो, आपके पास क्या क्या गिवन है, तो जितनी भी गिवन चीजें वो लिख लो। सबसे पहले हमें बताया उन्होंने कि आपका सेलिंग प्राइस है ₹60 पर यूनिट। देन उन्होंने आपको बताया कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%। फिर आपको बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000 की है। और अब इन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि आपका पीवी रेशियो कितना है 20%, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 80% है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, ये इंफॉर्मेशन आपकी 2006 की है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2007 2007 में इट इज एस्टिमेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार बताओ, इस साल में 2006 की डिटेल है, 2006 में आप एक यूनिट 60 में बेचते हो, आपका मार्जिन 20% है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हो कितनी होगी। अगर मार्जिन 20% है यानी कि कितना मार्जिन आपका 12 रुपए का, तो इसका मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 48 रुपीज होगी। 80% आपके 60 का 80% आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, 48 रुपीज पर यूनिट, यही वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्लियर है सभी को, आया ना, यहां से समझ में आ गया। आपके पास आपकी कॉस्ट में 80% वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने दे रखी है, तो 60 का 80% आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, यानी कि 48 रुपए होगी पर यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2007 ये 10% बढ़ जाएगी, 10% बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी 48 रुपए पर यूनिट है एग्जिस्टिंग, तो 10% बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी 52.8 रुपीज पर यूनिट हो जाएगी। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट 2007 में होने वाली है। ठीक है, अभी तक ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी 5% बढ़ जाएगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितनी थी 360, तो अब कितनी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी आपकी 3,60,000 प्लस 5%, 3,78,000 रुपए, ये आपकी नई फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी जो आपके 2007 में लगेगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या रखा जाए 2007 में कि हमारा सेम पीवी रेशियो जो हमारा 6 में था, और 6 में कितना था बताना, 2006 में पीवी रेशियो कितना था 20%, हम वही मार्जिन अभी होना चाहिए। तो अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 52.8 आ रहा है और मुझे अभी भी 20% का मार्जिन रखना है, तो इसका मतलब ये 80% को रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बताना सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 52.8 की अब कॉस्ट है और ये अपने आप में 80% को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज मुझे अभी भी मेरा पीवी रेशियो 20% रखना है। तो यानी कि मुझे मेरी सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा 66 रुपए। आप इसका 20% चेक करोगे तो कितना आएगा आपका 13.2, इसका अगर आप चेक करोगे तो 13.2 रुपीज आ रहा है, चेक कर लो, 16 में 13.2 कॉस्ट आ गई 52.8, यानी कि अभी भी आपने अपना 20% मार्जिन सेट कर लिया। समझ में आ गया यहां तक, सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने इसके अलावा आपसे कहा है अज्यूम सेलिंग प्राइस 60 ही रखते हैं हम 2007 में, तो अगर 2007 में भी 60 ही रखोगे तो 2007 में कॉस्ट तो 52.8 आएगी। 2007 में अगर आपने सेलिंग प्राइस, वो पहला पार्ट था वो हमने कर लिया कि अगर सेम मार्जिन रखना है तो 66 करना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है मान लो कि हमने 60 ही रखा, वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी 52.8 ही आएगी, तो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा 7.2 रुपीज का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज 2006। आपने 2006 में जो प्रॉफिट कमाया था वही हम इस साल भी कमाना चाहते हैं, तो चेक करना एक बार 2006 में कितना कमाया था। 2006 में हमने 60 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यूनिट बेची थी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, पीवी रेशियो हमारे पास है, तो क्या आप मुझे यहां से बीईपी बता सकते हो, 2006 का बीईपी बताना एक बार। 2006 में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 3,60,000 रुपए की और मेरा पीवी रेशियो है 20% का, तो मेरा बीईपी कितना होगा, मैं अगर 20% मार्जिन कमाता हूं तो 3,60,000 की रिकवरी करने के लिए मुझे कितनी जो है ब्रेक इवन पॉइंट की सेल चाहिए, कितनी सेल चाहिए
सिंपल है, 3,60,000 डिवाइड में 20%, दैट मीन्स आपका 18 लाख की सेल आपकी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 18 लाख की सेल करते हो तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट 18 लाख पे आता है। क्वेश्चन ने आपको कह रखा है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 40%। क्या मुझे आप टोटल एक्चुअल सेल्स बता सकते हो कितनी होगी? अगर आपका 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 100 में से 40% पर आपका सेफ्टी पे हो आप, तो आपका बीईपी कितने लेवल पे आएगा? 60% पर। अगर आपका 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, दैट मीन्स आपका बीईपी टोटल सेल का 60% है। ठीक है, तो हेंस टोटल सेल कितनी होगी? ये बीईपी का जो 18 लाख है वो 60% के इक्विवेलेंट है। तो हेंस आपकी टोटल सेल कितनी होगी? 30 लाख रुपीस। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? मैं एक बार आपको विजुअलाइज करवा देता हूं। ये मान लो मेरी टोटल सेल्स है। ठीक है, इस टोटल सेल को मैं फिगर के साथ आपको एक बार समझाता हूं। जैसे मान लो मेरी टोटल सेल है 30 लाख की, मैं कह रहा हूं मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है और मेरा बीईपी, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और मेरा बीईपी इसका 60% होता है, यानी कि 18 लाख और 12 लाख। तो ये मेरी जो टोटल सेल है ये 30 लाख है। इसमें से यहां पे जहां पे 18 लाख का पॉइंट आएगा, ये मेरी सेल का टोटल सेल का कितना हिस्सा है? 60%। ये मेरा बीईपी का पॉइंट आएगा, ये मेरा बीईपी है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये मेरी सेल का 40% है। ये मेरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये मेरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि इसका मतलब मेरी टोटल सेल का 40% मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 12 लाख का। इसका मतलब ये जो बीईपी है 18 लाख, ये अपने आप में 60% हिस्से को रिप्रेजेंट करता है टोटल सेल में। ठीक है, तो यानी कि मैंने कहा कि टोटल सेल में 18 लाख पे मेरा बीईपी आता है जो 60% के इक्विवेलेंट है। तो मेरी टोटल सेल कितनी होगी? 30 लाख। अब आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। 30 लाख टोटल सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% यानी कि 12 लाख। 30 लाख में से 12 गए तो बीईपी कितने पे आ गया? 18 पे। क्लियर है सभी को? आया ना? जल्दी से बताओ, ऑनलाइन सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ये जो मैंने निकाला है टोटल सेल, क्या ये क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ ऋषिका, ये क्लियर हो गया? सॉल्यूशन में क्लियर करवा दूंगा। पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने अभी बताया है? आपके पास जो आपकी गिवन वैल्यू थी, दैट मींस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, उससे हमने कैसे निकाला है? स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने? स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताया लक्ष्य का, कहानी सुनाई थी। चलो अब देखो, यहाँ पे हमने जो किया है वो हमने हमारी सेल निकाली, 30 लाख की सेल थी पिछले साल। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने जो कैलकुलेशन केस का मेन मकसद ये था कि मेरे पिछले साल में सेल कितनी थी, ताकि मैं अपना प्रॉफिट निकाल सकूं। ठीक है, पिछले साल के जितना ही प्रॉफिट हमें अभी कमाना है। तो पिछले साल हमारे पास बीईपी हमने निकाला। कैसे निकाला? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो से। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 18 लाख, सॉरी 18 लाख नहीं थी, 3,60,000 थी। और पीवी रेशियो के लिए उन्होंने कहा था 80% वेरिएबल कॉस्ट है तो 20% आपका मार्जिन है, तो जिससे हमारा बीईपी आ गया था 18 लाख का। फिर मैंने कहा आपकी एक्चुअल सेल कितनी थी? अगर आपके पास 18 लाख की बीईपी है एंड आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो बीईपी 60 पे आता होगा। तो हेंस आपका 30 लाख की आपकी पिछले साल एक्चुअल सेल थी। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं 2006 का प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर 2006 जो हमें मेन निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन ने कहा है आप जितना प्रॉफिट पिछले साल कमा रहे थे 6 में, उतना ही हमें 7 में भी कमाना है। तो 2006 का प्रॉफिट, सबसे पहले सेल्स 30 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 80% यानी कि 24 लाख। इसके बाद आपके पास आपका आ गया कंट्रीब्यूशन 6 लाख का। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 3,60,000 की। तो हेंस आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,40,000 रुपए का। यही हमें निकालना था।
बिकॉज क्वेश्चन ने कहा है जितना प्रॉफिट हम 2006 में कमा रहे थे वही हम 2007 में भी कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2007 की। इन ईयर 2007, सबसे पहली बात, इन 2007 आपका सेलिंग प्राइस तो अभी भी आपने 60 ही रखा है। क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट में यही कहा है कि अज्यूम करो कि सेलिंग प्राइस सेम है, बट आपका वेरिएबल कॉस्ट 52.8 हो गया है, तो हेंस आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया है? 7.2 रुपीज। ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया है? पहले ही 3,60,000 लगते थे, अब इस साल ये भी 5% बढ़ गए हैं, तो 3,78,000 रुपए हो गए। ठीक है, पहले साल मेरे पास 3,60,000 थे, 5% इंक्रीज होकर 3,78,000 हो गए। अब क्वेश्चन ने कहा है हमें सेम प्रॉफिट कमाना है। सेम प्रॉफिट दैट मींस जो पिछले साल कमाया था। कितना कमाया था पिछले साल? 2,40,000। वही हमें इस साल भी कमाना है। तो मुझे एक बार बताओ, मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि 2,40,000 तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, और साथ में मुझे 3,78 की फिक्स्ड कॉस्ट भी तो रिकवर करनी है। सारी की सारी रिकवरी तो मार्जिन से ही होगी, कंट्रीब्यूशन से ही होगी। तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। मुझे 3,78,000 फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर करनी है, और फिर मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट में भी आ जाऊं। अगर सिंपली बीईपी पे आना होता तो सिर्फ 3,78 कमाना होता, लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बीईपी पे नहीं आना, मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। और प्रॉफिट कमाना है 2,40,000 का, जो मैंने पिछले साल कमाया था। मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है 2,40,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे कितना कमाना पड़ेगा? 3,78,000 फिक्स्ड कॉस्ट के नाम का, 2,40,000 मेरी प्रॉफिट के नाम का। तो टोटल कितना कमाना पड़ेगा? 6,18,000। और मैं एक यूनिट से कितना कमाता हूं? 7.2। तो यानी कि यूनिट टू बी सोल्ड, कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी इतनी कमाई करने के लिए? 6,18,000 कमाने हैं, और एक यूनिट से आप 7.2 ही कमा पाते हो, तो 85,833 यूनिट्स आपको सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, और शालू यही आपका फॉर्मूला है डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए। देखो यहां पे मैंने दो चीज रिकवर की है, 3,78 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है और 2,40 मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है। डिवाइड में मैंने किया नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, एक यूनिट से मैं क्या कमा लेता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है आपका। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर करनी है। अगर ब्रेक इवन होता तो सिर्फ यही करता मैं, ताकि जीरो प्रॉफिट पे आ जाऊं, लेकिन मुझे कुछ कमाना भी है उससे ऊपर, तो मुझे कॉस्ट भी रिकवर करनी है और मुझे कुछ प्रॉफिट भी कमाना है। और एक यूनिट से क्या कमाता हूं उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी वो निकल आएगा इतना कमाने के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार जल्दी से बताओ, क्या सभी को समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत? फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के फिगर्स पूछे जाएंगे और वही आपको बताने हैं। यहाँ पे सभी को समझ में आ गया? सिंपल है चैप्टर, एज सच कुछ नहीं है, दो तीन ही फॉर्मूले हैं, वही बार बार घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। हाँ, बस ये है कि इंफॉर्मेशन आपको कंबाइन करनी पड़ेगी, क्या गिवन है और क्या चाहिए, और कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद यहाँ पे तो आंसर ही है। क्वेश्चन 5 तो हो गया ना? 5 भी पेंडिंग है क्या? हो गया ना? 6th नहीं हुआ है, 6th पेंडिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हाँ, नॉर्मल प्रेजेंट करना है सीधा, यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। मतलब एक ही फॉर्मेट है, वो सेल्स कंट्रीब्यूशन वाला जो आप करते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आपकी माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है, जस्ट फॉर्मुलेज हैं, वो आप लिख सकते हो एटमोस्ट, और कोई प्रॉपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं बनती। नॉर्मल आपको बस वो कैलकुलेशन ही दिखानी होती है। तो यहाँ पे एज सच कुछ वर्किंग नोट्स भी नहीं बनते और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन का काम है भी नहीं। ये सिंपल आंसर है, एक या दो ही आपकी कैलकुलेशन होती है और उससे आपका फिगर निकल आता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी। बस एक चीज ध्यान रखना, जो फिगर्स हैं वो आप एक साथ लिख लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना आसान हो जाता है, आपस में इंटर रिलेशन दिखने लग जाता है। जैसे मैथ्स में करते थे ना, गिवन क्या है, आपको क्या निकालना है, बस वही चीज कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वालिटी प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। अगेन एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसके लिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बता रहा है 16 रुपए का आता है। उसके बाद अब मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं। मटेरियल कॉस्ट आपका गिवन है 16 रुपए पर यूनिट, ठीक है। आपकी मटेरियल कॉस्ट आती है 16 रुपए पर यूनिट की। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने का जो खर्चा है, यानी कि मटेरियल को छोड़ के जो खर्चा होता है वो देखते हैं, वो 12 रुपए का है। डीलर्स मार्जिन 10% ऑफ सेल, यानी कि आप कमीशन टाइप कुछ देते होगे डीलर को, तो वो % ऑफ सेल देते हो। अब आपका सेलिंग प्राइस है 40 रुपए का, इसका 10% 4, तो अगर ये ना भी देता भी हम निकाल सकते थे। अगर आप 4 रुपए कमीशन देते हो और वो कमीशन अपने आप में 10% होता है तो सेल होगी। सेलिंग प्राइस 40 होगा, 40 10% तभी 4 बनेगा, यानी कि ना भी गिवन होता तो हम निकाल सकते थे, ठीक है। बट स्टिल इन्होंने दे भी दिया कि सेलिंग प्राइस अभी हमारा 40 है, उसका 10% डीलर को हम पे कर देते हैं एज अ मार्जिन। तो अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या आ रही है, 16 का मटेरियल, 12 का कन्वर्जन कॉस्ट, 4 का कमीशन, तीनों ही वेरिएबल है, ठीक है। कितना हो गया टोटल 32 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना है 40, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 8 रुपए पर यूनिट, या फिर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो पीवी रेशियो 20% हो गया। 8 रुपए 40 रुपए पे कमा रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 5 लाख, एट करंट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 5 लाख की, और प्रेजेंट सेल्स अभी आप सेल कितनी कर रहे हो 90,000 यूनिट, अभी आप 90,000 यूनिट बेच रहे हो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60%, अभी आप अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 60% यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब आपके पास टोटल क्षमता ज्यादा बनाने की है लेकिन बिकता नहीं है, या किसी भी रीजन से आप कम ही बना रहे हो, अभी आप 60% ही बना रहे हो, तो 60% पर आप कितने बना के बेच रहे हो 90,000 यूनिट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल कैपेसिटी कितने की होगी, टोटल कैपेसिटी कितने की होगी, जल्दी से बताइए। मैं अभी सिर्फ 60%, मेरी क्षमता का सिर्फ 60% इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं उस 60% में भी 90,000 यूनिट बना के बेच रहा हूं, तो मुझे बताना मेरे टोटल क्षमता कितनी यूनिट्स बनाने की है। सभी आंसर कीजिए, 4 आंसर आए हैं, बाकी सब भी आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए सभी का आंसर आ रहा है 1.5 लाख। ये 90,000 अपने आप में 60% है, दैट मीन्स आपकी टोटल कैपेसिटी 1.5 लाख की, आप उसका 60% ही अभी बना रहे हो 90,000, ठीक है। देयर इज एक्यूट कंपटीशन, यानी कि बहुत हाई कंपटीशन है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नेसेसरी टू सेल, आपको अगर सेल करनी है, सेल करना है सामान अपना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उस एक्स्ट्रा एफर्ट में दो अल्टरनेटिव हैं, दो सजेशंस हैं जो आप सोच रहे हो, दो तरीके हैं जो आप लगाने की सोच रहे हो। पहला, रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय 5%, आप सोच रहे हो कि हम अपना सेलिंग प्राइस 5% घटा दें, हम सोच रहे हैं हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 5% घटा दे। एक बार बताओ, क्या सेलिंग प्राइस घटने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाएगी, क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाएगी? अगर मैं बेचने की चीज 40 की जगह 35 में बेचने लग जाऊं, 30 में बेचने लग जाऊं, तो क्या मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी? यूजुअली नहीं होती, बट यहां पे एक ऐसी कॉस्ट भी है जो कम हो जाएगी, यहां पे एक ऐसी कॉस्ट भी है जो कम हो जाएगी। बता सकते हो कौन सी कॉस्ट है? यहां पे एक ऐसी कॉस्ट भी है, अगर आपने सेलिंग प्राइस कम कर दिया तो वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। चलिए सभी का आंसर सही है, डीलर का मार्जिन। सिंस आप 10% सेल वैल्यू का देते हो, तो अगर सेलिंग प्राइस घट जाएगा तो उसका मार्जिन भी घट जाएगा, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन में पहला अल्टरनेटिव जो हम सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, सेलिंग प्राइस को हम 5% से घटा दें। दूसरा अल्टरनेटिव हम देख रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग डीलर्स मार्जिन बाय 25% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट। अभी जो रेट है, अभी जो भी मिल रहा है उसमें 25% फालतू देंगे। अभी कितना मिल रहा है उसे 4 रुपए, अब उसे 25% फालतू देंगे, मतलब कितना देंगे अब उसे, तो 4 का 25% यानी कि 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया कराएंगे, कितना देंगे 5 रुपए, इससे भी हमारी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी हम उसे पे कर रहे हैं उसमें 25% एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि 10% दे रहे हैं 25% यानी कि आप 35% देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप 35 उसे दोगे तो आपका क्या बचेगा, आप तो लॉस में आ जाओगे।
आपका खुद का मार्जिन 8 बचता है, अगर आप उसे 40 का 25% और देने लगोगे तो 10 रुपए चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? तो इसका मतलब इंप्लाइड है जो एग्जिस्टिंग आप उसे दे रहे हो उसके ऊपर 25% ऐड करना है, कि 4 में 25% 1 रुपए ऐड करके 5 रुपए देंगे। ठीक है, दो सजेशंस हैं। अब कंपनी कह रही है which of these two suggestion would you recommend if company desire to maintain the present profit? कंपनी चाहती है कि हम जितना अभी कमा रहे हैं वही हम बाद में भी कमाएं, तो बताओ दोनों में से कौन सा सजेशन अच्छा है? मुझे एक बात सोच के बताओ, पहले में क्या निकालना पड़ेगा? नहीं, कंट्रीब्यूशन तो निकालना पड़ेगा, बट क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है कि जितना हम पहले कमाते थे हम चाहते हैं वो भी अभी भी हम उतना कमाएं, तो पहले में क्या देखना पड़ेगा कि हम कमा कितना रहे हैं, पहले हमें हमारा प्रॉफिट देखना पड़ेगा, हम एग्जिस्टिंगली क्या कमा रहे हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग में आपकी एक यूनिट कितने में बिकती है? 40 में, और एक यूनिट आपके कॉस्ट कितनी आती है, वेरिएबल कॉस्ट 32, तो आपका कंट्रीब्यूशन रहता है 8 रुपए। कितनी यूनिट्स बेच रहे हो आप? 90,000। अभी आप 60% कैपेसिटी पर 90,000 यूनिट बेच रहे हो, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 7,20,000। लेकिन इसमें आपकी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाती है, कितनी? 5 लाख रुपए। तो हेंस आपका नेट प्रॉफिट अभी कितना है? 2,20,000। अब आप ये कैलकुलेशन करोगे, प्रेजेंटेशन में आप लिखा सकते हो एग्जिस्टिंग या कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट या प्रेजेंट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट, ऐसे हेडिंग बना सकते हो और देन आपकी कैलकुलेशन दिखा सकते हो। ठीक है, बस एक चीज यही ध्यान रखनी है आपको, इस चैप्टर में जब भी आंसर प्रेजेंट करोगे तो हेडिंग जरूर बना देना कैलकुलेट कर रहे हो, ताकि थोड़ी सी सेग्रीगेट जाए कैलकुलेशंस, दिखने में ये ना लगे कि सिर्फ मैथ ही मैथ कर रखा है। ठीक है, तो प्रेजेंट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, करंट सिचुएशन में भी हम वही कमाना चाहते हैं। अब दो अल्टरनेटिव्स हैं, दोनों अल्टरनेटिव को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव वन क्या है? रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 5%, यही अल्टरनेटिव वन है। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 40 में से 5% कम हो जाएगा, तो 38 रुपीज हो जाएगा। माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी? मटेरियल पहले 16 का लगता था, अभी भी 16 का लगेगा, मटेरियल तो सेम लगेगा। कन्वर्जन कॉस्ट पहले 12 आती थी, अभी भी 12 ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डीलर का मार्जिन पहले 4 रुपए होता था, लेकिन क्या अब 4 आएगा? नहीं, वो 38 का 10%, यानी कि आपके पास अब 3.8 रुपीज आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी नई जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल कितनी आ जाएगी? 31.8 रुपीज। तो हेंस आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब कितना आ जाएगा? 6.2 रुपीज। ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गई? मेरे पास सेलिंग प्राइस घटा है तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन ये घट जाएगा। यूजुअली कोई खर्चा नहीं घटता सेलिंग प्राइस घटाने से, बट यहाँ पे लिंक्ड ही सेलिंग प्राइस से था तो इसलिए वो भी घट गया। अब मुझे अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कमाना है, यानी कितना कमाना है? 220। क्या फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज आया है इस साल? कोई चेंज नहीं आया, तो अभी भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी मेरी? सेम रहेगी। मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अभी भी कितनी रहेगी? 5 लाख, क्योंकि कोई चेंज नहीं बताया क्वेश्चन ने। अच्छा, और प्रॉफिट कितना कमाना है हमें? नेट प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट 2,20,000 का। तो एक बार बताओ मुझे कितना मार्जिन कमाना पड़ेगा? 5 लाख मुझे फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करनी है, 220 कमाना भी है, तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन चाहिएगा? रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 5 लाख प्लस 2,20,000, यानी कि 7,20,000। तो यूनिट्स बता सकते हो अब कितनी बेचनी पड़ेगी? एक यूनिट पे ये कमाता हूं मैं और इतना मुझे कमाना है, डिवाइड 2/1, तो कितनी यूनिट्स मुझे बेचनी पड़ेगी? 1,16,129 यूनिट्स मुझे बेचनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल है। वहीं दूसरा अल्टरनेटिव अगर हम लगाते हैं, ये पहला अल्टरनेटिव था, अगर हम अल्टरनेटिव 2 लगाते हैं तो क्या मुझे मेरा सेलिंग प्राइस घटाना है? अल्टरनेटिव 2 है एक्स्ट्रा मार्जिन या एक्स्ट्रा कमीशन, डीलर को कुछ ज्यादा देंगे, वो अपने आप जोर लगाएगा ज्यादा माल बेचने को। तो क्या सेलिंग प्राइस घटेगा या सेम रहेगा? 40 रहेगा। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट घटेगी बढ़ेगी, क्या रहेगी? सेम रहेगी। कन्वर्जन कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन डीलर का मार्जिन 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम
एक यूनिट पे कितना मार्जिन कमाने लगेंगे? 7 रुपए। ठीक है, हमारा मार्जिन जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हो जाएगा। अब अगेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है, प्रॉफिट डिजायर्ड 2,20,000 है, तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन जो आप कमाना चाहते हो वो कितना रहेगा? 7,20,000 वही कमाना पड़ेगा। तो यानी कि आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, यूनिट्स टू बी सोल्ड? 1,02,857 यूनिट्स मुझे सेल करनी पड़ेगी अगर मुझे सेम प्रॉफिट कमाना है। तो अल्टरनेटिव 1 में हमें 1,16,129 यूनिट बेचनी पड़ती है, जबकि अल्टरनेटिव 2 में 1,02,857 यूनिट ही बेचने से उतना प्रॉफिट हो जाएगा। आप बताओ कौन सा सजेस्ट करोगे, कंपनी के लिए कौन सा फायदेमंद है? देखो आपको बाकी सब कांस्टेंट गिवन है, एफर्ट्स किस में कम लगेंगे? एक तो 1,16,000 यूनिट बेचनी और 1,02,000, ऑब्वियस सी बात है आपके लिए 1,02,000 फायदेमंद है, क्योंकि 1,02,000 बेच दी, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा बेचोगे तो 1,16,000 तक तो आप और बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बेसिकली यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंपल है, समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ हाँ या ना, सभी को क्लियर है? आगे समझ में? जल्दी से बताओ हाँ या ना, सभी को समझ में आ गया है नहीं? सेवन तो वैसे सिंपल है, लॉस वाले क्वेश्चन आपने किए थे, हो गए थे आपके? एक करवा देता हूं फिर भी मैं, क्वेश्चन 7 नहीं करवाया था ना मैंने? नोट करना है, क्या नोट करना है अशिता? ये आंसर? आर्यन 11वां तक पहुंचने तो दो। नोटिंग किस चीज की करनी है अशिता आपको? वैसे ऐप में मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट नहीं होती होगी ना? नीचे कर दूं, ये लो, कर लो जल्दी से नोट। लिंक नहीं है यूट्यूब, इनकी ऐप में चल रही है ऐप क्लासेस। आर्यन वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी ना, वो तो आपकी ऐप सिक्योरिटी इतना तो करेगा ही। अशिता जब कर लो नोट तो बता देना मेरे को। शुरू में ज्यादा थे बच्चे 26, अब कम हो गए। कर ली, चलो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। वैसे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। गिवन क्या देखो, अ कंपनी हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 90,000, सेल्स 3 लाख की है, प्रॉफिट 60,000 का है। तो आपके पास 90,000 की फिक्स कॉस्ट है, 60,000 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब आपने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया होगा? 1.5 लाख कमाया होगा। ठीक है, और आपकी सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू 3 लाख है, तो आपका पीवी रेशियो क्या होगा? 1.5 लाख आप कंट्रीब्यूशन कमाते हो, सेल आपकी 3 लाख की है, तो आपका पीवी रेशियो कितना होगा? पीवी रेशियो है आपका 50% का, यानी कि 50% मार्जिन है। अब देखो आपने जो कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, प्योरली लॉजिक से कर रहे हो क्वेश्चन, और कितने जल्दी कर रहे हो और सारे सही भी निकल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले रटने बैठ जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज फॉर्मूले यहां से वहां घुमा के शफलिंग करके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब सेल इन द नेक्स्ट पीरियड आपको बतानी है। अगर आप कंपनी का लॉस होता है 30,000 का, मुझे एक बार बताओ, कंपनी ब्रेक इवन पे आएगी तो 90,000 की फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर कंपनी 30,000 का नुकसान बता रही है, तो इसका मतलब कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरी रिकवर नहीं कर पाई। ऑब्वियसली बात है, यही मतलब होगा। अब 30,000 का नुकसान हुआ है, तो आपने कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न की होगी, कितनी जो है मार्जिन अर्न की हो गया? 60,000 का। तभी 60,000 में से 90,000 घटा और 30,000 का लॉस आ गया। तो दैट मीन्स आपने जो कंट्रीब्यूशन कमाया वो कितना है? 60K का। एंड कंट्रीब्यूशन का रेट क्या होता है आपका? तो क्या सेल बता सकते हो? आपने कितनी सेल की होगी? 60,000 आपने मार्जिन कमाया, मार्जिन का रेट है 50%, दैट मीन्स
आपकी सेल कितनी होगी? सेल कितनी होगी आपकी? 1,20,000 रुपए की। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ रविंदर, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो लिख सकते हो, बट सिंपली आपके पास लॉजिकली करो तो ये आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया, ठीक है। 90,000 रुपए का अगर आपका मार्जिन है, ठीक है, और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? अच्छा रिपीट कर दूं, देखो अशिता यहाँ पे क्या कहा गया है, पीवी रेशियो तक समझ में आ गया आपको? मैंने फिर पीवी रेशियो 50% कैसे निकाली है, पीवी रेशियो 50% कैसे निकाली है, समझ में आ गया? पीवी रेशियो समझ में नहीं आया, चलो। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है? 90,000 की, ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट गिवन है कितना? 60,000 का, और सेल गिवन है आपकी 3 लाख की। ये फिगर्स हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बार बताओ, अगर मैंने 60,000 का प्रॉफिट कमाया है तो मैंने कितना मार्जिन कमाया होगा? स्टेटमेंट को ध्यान करो, कैसे होती थी स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन जो भी फिगर होता है उसमें से जब आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, तब आपके पास आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। इस गिवन केस में नेट प्रॉफिट 60,000 का है, फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 की है, तो ये फिगर कितना होगा? कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 की है, आपका नेट प्रॉफिट 60,000 का है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1.5 लाख का। ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, ये मैंने आपको फॉर्मूले से बताया है, आप लॉजिकली भी देख सकते हो कि 60,000 कमाई की है, 90,000 की कॉस्ट भी रिकवर की है, तो टोटल 1.5 लाख मार्जिन कमाया होगा, तभी 90 घटा के 60 बचा है, ठीक है। अब मैंने 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाया है, उसके लिए मैंने सेल कितनी की? 3 लाख, तो मेरा पीवी रेशियो, मेरा मार्जिन का रेशियो कितना हो गया? 3 लाख की बिक्री पर 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन, 1.5 लाख की कमाई, 1.5 लाख का मार्जिन, यानी कि पीवी रेशियो कितना हो गया? 50%, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें कहा कि बताओ अगर आपको लॉस हो, लॉस कितने का? 30,000 का। तो अगर आपको 30,000 का लॉस हुआ है तो आपने सेल कितनी की होगी, वो बताना है आपको। तो यहां पे देखो अगेन हम ऐसे ही बना सकते, कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहनी है, क्वेश्चन ने कोई चेंज बताया नहीं, तो 90 की 90 ही रहनी है। ये घटाने के बाद मुझे लॉस हो गया 30,000 का, तो मुझे बताना मैंने कितना कमाया होगा कंट्रीब्यूशन। 90,000 की फिक्स्ड कॉस्ट घटाने के बाद मेरे पास 30,000 का लॉस आ गया, तो मैंने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया होगा? 60,000 कमाया होगा, और मेरी 60,000 का कंट्रीब्यूशन है, एंड मैं कितना कमाता हूं सेल पर? 50%। तो मुझे एक बात बताओ, 60,000 कमाया है मैंने और वो 50% है, बिकॉज मेरा मार्जिन 50% रहता है, तो कितनी सेल करने पर आपको 60,000 का मार्जिन मिलेगा? 60,000 का अगर मार्जिन अर्न करना है तो कितनी सेल करनी पड़ेगी? 1,20,000। बस यही था क्वेश्चन में कि आपका जो 60,000 का मार्जिन है वो अपने आप में 50% है, तो आपका 1.2 लाख होगा टोटल। अब क्लियर है? और किसका डाउट था, ये किसको और समझ में नहीं आया था? चालू, आपको भी समझ में आ गया? चलो, अब इसके सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर प्रॉफिट ऑफ 90,000। अब आपको प्रॉफिट कमाना है 90,000 का, अब मुझे प्रॉफिट कमाना है 90,000 का, तो कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी जो है वो सेम की सेम वही 90,000 है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट चाहिए 90,000 का। तो मुझे एक बात तो कितना मार्जिन मुझे कमाना पड़ेगा? 1,80,000 का मार्जिन कमाऊंगा तब जाके कॉस्ट माइनस होके मेरा प्रॉफिट आएगा 90,000 का, और 1,80 का मुझे मार्जिन कमाना है, मेरी सेल जो कंट्रीब्यूशन की रेट है 50% है, तो सेल बताना कितनी करनी पड़ेगी? 1,80 कमाने के लिए कितनी की सेल करनी पड़ेगी? मार्जिन 1,80 कवर करना है, 90 कमाना भी है, 90 कॉस्ट भी कवर करनी है, तो 1,80 कमाना पड़ेगा, तो मुझे सेल 3,60,000 की करनी पड़ेगी।
दैट मीन्स 3,60,000 की सेल मुझे करनी पड़ेगी। अब क्या ब्रेक इवन कितने पे आता है? क्वेश्चन ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, ब्रेक इवन कितने पे आता है? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 है, पीवी रेशियो मेरा 50% है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। 90,000 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है और मेरा पीवी रेशियो है 50% का, तो मेरी ब्रेक इवन सेल्स 180 की है और 90,000 कमाने के लिए मुझे 360 की सेल करनी पड़ेगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? एक 360 की सेल 180 बीईपी पे आता है, तो 180 आपके पास आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के तौर पे दिखाना चाहो तो 180 3,60,000 का 50% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आ गया 50% का। क्लियर है? क्वेश्चन 7 आ गया सभी को समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिंपल ही है बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस ज्यादा रहते हैं। जनरली 2 साल का डेटा देता है, यहां से वहां चेंजेस कर देता है कुछ, एंड देन आपसे कुछ फिगर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और ध्यान से समझना क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, PQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 इयर्स। 2 साल का डेटा गिवन है, 2 साल की सेल्स जिसमें 2006 की 8 लाख है, 7 की मिसिंग है, 2007 में नहीं पता कितनी सेल है। 2006 में पीवी रेशियो है 50% का, दैट मीन्स आपका 2006 में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 4 लाख रुपए का। आपका पीवी रेशियो गिवन है 50%। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन एक आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40% का, एमओएस रेशियो गिवन है आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो गिवन है 40%, आपको टोटल सेल गिवन है 8 लाख। तो क्या बता सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एब्सोल्यूट अमाउंट में कितना होगा? एब्सोल्यूट अमाउंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 8 लाख आपकी टोटल सेल है, 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो है, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? कितना सेफ चल रहे हो? सेल का 40% यानी कि आपका 3,20,000। तो बीईपी बताना कितना होगा आपका? बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, 8 लाख में से 40% सेफ्टी का पॉइंट है, तो 60% बीईपी का पॉइंट आ गया। ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हो 8 लाख में से 3,20 गए तो आपका 4,80,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। 4,80,000 ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल दिया। पीवी रेशियो आपके पास है क्या? इस साल की फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, तो ब्रेक इवन है 4.8 का, 4.8 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, पीवी रेशियो है 50%, क्वेश्चन ने खुद बताया। तो इसका मतलब आपका एक्स यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई? 2,40,000 रुपए आ गया। क्या ये जो मैंने कैलकुलेशन की है 2006 के लिए, क्या सभी को समझ में आ गई सारी? जस्ट मुझे जो फिगर गिवन थे मैं उनसे वैल्यूज निकालता जा रहा हूं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन ने क्या पूछा है, लेकिन मैंने फिगर सारे निकाल दिए। एक बार जल्दी से बताओ क्या सभी को समझ में आ गया? कौन सा नहीं आया? क्या चीज, कहां से? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, 40% किसका होता है? सेल का। तो 8 लाख का 40% 3,20,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि बीईपी से कितना फालतू बेच रहे हो, टोटल कितना बेच रहे हैं? 8 लाख, बीईपी से कितना फालतू बेच रहे हैं? 3,20, तो बीईपी कितना होगा? 4.8। क्लियर है? माइनस कर दिया, 8 लाख में से 40% या 3,20,000 मान लो, तो माइनस होके आ गया 4,80,000, बीईपी आ गया। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, बीईपी 480 गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट पता नहीं कितनी है, लेकिन पीवी रेशियो हमें 50% ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, वहां पे मल्टीप्लाई हो गया 240। आगे समझ में? अब आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा। अगले साल में आपको पीवी रेशियो गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, बट हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन ने कहा क्या है। There has been substantial saving in fixed cost in year 2007 due to restructuring process.
रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से 2006 के मुकाबले 2007 में आपने बहुत सारी सेविंग की है फिक्स्ड कॉस्ट में। इस लाइन की वजह से क्या फर्क पड़ गया पता है? 2006 में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 2,40,000 की, हमने अभी निकाली थी। 2006 में 2,40 की है। क्या 2007 में भी 2,40 रहेगा? क्या ये सेम रहेगा? क्या ये सेम रहेगा? 2,40,000 क्या ये अब सेम रहेगा? ये अब सेम नहीं रहेगा, कम होगा, बिकॉज क्वेश्चन ने कह दिया। लेकिन अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम ये सेम अज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि हमने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की है, हमने काम करने का तरीका बदला है, हमने कुछ चेंजेस किए हैं, और उन चेंजेस करने की वजह से क्या होगा, आपकी ये कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, आपकी ये कॉस्ट घट जाएगी, सेविंग होगी इसमें, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। कितना रिड्यूस होगा वो नहीं बताया। अच्छा, अब आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा। The company could maintain its sales quantity level of 2006 in 2007 by reducing selling price. इस लाइन का मुझे मतलब बता दो क्या है। The company could maintain its sales quantity level of 2006 in 2007 by reducing selling price. कहने का मतलब है यूनिट्स सेल सेम हुई है, यही मतलब है। क्वांटिटी आपकी क्या है? सेम है, लेकिन सेलिंग प्राइस आपका कम हो गया, ठीक है। आपकी क्वांटिटी क्या रही? सेम रही, लेकिन सेलिंग प्राइस घट गया। क्वेश्चन ने कहा है आपको जितनी क्वांटिटी पिछले साल में बेची थी ना, उतनी ही क्वांटिटी इस साल बेचने के लिए क्या करना पड़ा? सेलिंग प्राइस घटाना पड़ा। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए एक डमी फिगर के थ्रू सॉल्व करवाता हूं, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सको। मेरी सेल 8 लाख की है। एक बार मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने 40,000 यूनिट बेची, और हर यूनिट कितने की बेची? 20 रुपए की। सेल कितनी बन गई? 8 लाख। 2006 में मेरी 8 लाख सेल हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2007 में हमने क्या किया? 20,000 यूनिट तो बेच दी, लेकिन 20,000 यूनिट यानी कि सॉरी 40,000, पिछले साल 40,000 थी, इस साल भी हमने 40,000 यूनिट तो बेच दी, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस क्या पड़ा? रिड्यूस करना पड़ा। रिड्यूस करने के बाद कितना किया वो हमें नहीं बताया, ठीक है, लेकिन रिड्यूस करना पड़ा। और क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं। अब मुझे एक बात सोच के बताना, पिछले साल मेरा 20 रुपए का सेलिंग प्राइस था। एज्यूम फिगर से मैं सॉल्व करवा रहा हूं, बाद में मैं बता दूंगा बिना एज्यूम फिगर भी कैसे सॉल्व करना है। 20 रुपए का सेलिंग प्राइस था, पीवी रेशियो था 50% का। तो पिछले साल मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? मेरे एज्यूम फिगर से 20 रुपए में अगर बेचता हूं एक यूनिट, 50% मार्जिन है, तो 10 रुपए कंट्रीब्यूशन, और वेरिएबल कॉस्ट भी कितना होगा? 10 रुपए। पिछले साल मेरा वेरिएबल कॉस्ट 10 था, कंट्रीब्यूशन भी कितना था? 10। इस साल क्वेश्चन ने कहा आपने सेलिंग प्राइस घटाया है। एक बार बताओ क्या वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा? क्वेश्चन ने कहा आपने सेलिंग प्राइस घटा दिया, आपने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा या सेम रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा, 10 का 10, ठीक है। कंट्रीब्यूशन लेकिन घट गया, बिकॉज आपने ये सेलिंग प्राइस 20 नहीं रखा, आपने ये सेलिंग प्राइस घटा दिया। अब क्वेश्चन में देखो 2007 में आपका मार्जिन कितना बचा? 35%। आपका मार्जिन सिर्फ 37.5% हो गया। पिछले साल 50% था, अब ये घट के 37.5 हो गया। ये घटा क्यों? क्योंकि आप नहीं घटा क्यों, रीजन क्या? आपका सेलिंग प्राइस आपने घटा दिया, सेल वैल्यू घटा दी, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहा, तो पीवी रेशियो घटता है या नहीं? मार्जिन तो घटेगा ही। अगर मैं पहले 20 रुपए की चीज बेचता था, 10 रुपए का खर्चा आता, 10 कमाता था, अब मैं 15 में बेचने लग जाऊं तो मेरा मार्जिन 5 रुपए हो जाएगा। तो यही चीज यहां पे हुई है, आपने अपना सेलिंग प्राइस घटा दिया, जिसकी वजह से आपका मार्जिन रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब यहां पे मेरा जो फिक्स्ड सॉरी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो अभी भी 10 है, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं घटा। मुझे एक बार बताओ, मैं 37.5% मार्जिन कमाता हूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा परसेंटेज वाइज? अगर मैं 37.5% मार्जिन कमाता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा परसेंटेज में? सभी बताओ जल्दी से। अगर मैं 37.5% मार्जिन कमाता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? चलिए 62.5%। मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 62.5% आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट है कितना? 10 रुपए। डमी फिगर से अज्यूम किया, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10 रुपए। तो चेक करना टोटल
आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये 10 रुपए 62.5% को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 रुपए 62.5% को रिप्रेजेंट करता है, तो हेंस आपकी एक यूनिट कितने की बिकती है, 16 रुपए की। समझ में आ गया? अब आप चेक करके देख लो, आप 16 पे 6 का मार्जिन कमाते हो, कितना परसेंटेज बन रहा है? 16 के सेलिंग प्राइस पे आप 6 का मार्जिन कमाते हो, कितना आपका मार्जिन बन रहा है? वही आ रहा है 37.5%। समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला? अब ये 16 रुपए पर यूनिट की सेल है, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी तो वही है जो पिछले साल थी, पिछले साल क्वांटिटी 40,000 थी, इस बार भी क्वांटिटी 40,000 है, तो टोटल सेल बता सकते हो कितनी आएगी? टोटल सेल 15 लाख कैसे आ जाएगी? 16 रुपए पर यूनिट और 40,000 यूनिट है, तो आपके पास टोटल सेल कितनी आ गई? 6,40,000 रुपए। ठीक है, अब मैंने जितनी भी कैलकुलेशन की है एक बार फिर से बता रहा हूं। मेरी सेल्स पिछले साल की 8 लाख रुपए, मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं 40,000 यूनिट बेच रहा हूं 20-20 रुपए के हिसाब से, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये यूनिट्स है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मैंने अज्यूम किया था। ठीक है, अब मैं सारी कैलकुलेशन फिर से बता रहा हूं। पीवी रेशियो मेरा 50% है, तो पिछले साल मेरा सेलिंग प्राइस 20 रुपए था, पीवी रेशियो 50% था, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपीज पर यूनिट, 20 का हाफ यानी 50% मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, 10 रुपए मेरा वेरिएबल कॉस्ट, 10 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन। अब इस साल में करंट ईयर में मैंने मेरा सेलिंग प्राइस घटा दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगी, ये अभी भी कितनी आएगी? 10 रुपए, लेकिन मेरा मार्जिन घट गया। उन्होंने कहा आपका नया पीवी रेशियो जो आ रहा है ना वो घट गया बिकॉज आपने सेलिंग प्राइस घटा दिया, तो आपका पीवी रेशियो आ रहा है 37.5%। इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही होगी? 62.5%। और वेरिएबल कॉस्ट इन फिगर 10 रुपए है, वो अपने आप में 62.5% को रिप्रेजेंट करता है, तो सेलिंग प्राइस न्यू कितना होगा? 10 अपॉन में 62.5%, दैट इज 16 रुपीज पर यूनिट। क्वांटिटी अभी भी हमने सेम बेची है, तो टोटल सेल कितनी होगी? वही क्वांटिटी जो पहले बेची थी पिछले साल 40,000 इनटू में एक का सेलिंग प्राइस अब 16 हो गया, दैट मींस आपके पास 6,40,000 रुपए आपके पास आपकी नई सेल्स होगी। ठीक है, क्या ये सभी को समझ में आएगा? जल्दी से बताओ। अब मैं आपको सीधा तरीका बता दूंगा, ये मैंने बैक एंड की कैलकुलेशन बताई आपको ताकि आपको लॉजिकली समझ में आ सके। अब मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताऊंगा, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको लॉजिक बता रहा था पहले। मुझे बताओ पहले क्या है, सभी को क्लियर है? मैं अब आपको इसको सिंपल तरीका बताता हूँ आपको करना कैसे है, सारे बताओ जल्दी से। यहाँ पे आगे सबको समझ में क्लियर है? अब मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूँ, मे बी आपको अब वो ज्यादा सिंपल लगे जो अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बट ये लॉजिक बताना जरूरी था आपको। अब देखो सिंपल तरीका, सेल्स कितनी है मेरी? 8 लाख, पीवी रेशियो कितना है? 50%, तो इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 50%, टोटल मतलब 4 लाख, यही होगी। ठीक है, आपके पास आपकी सेल जो है 8 लाख थी, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, पीवी रेशियो 50% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख थी। ठीक है, अब मैंने जितनी यूनिट 2006 में बेची थी उतनी ही यूनिट 2007 में बेची है, क्वांटिटी सेम है। अगर क्वांटिटी सेम है तो क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगी या नहीं? सेम रहेगी वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले भी 4 लाख थी, अभी भी कितनी आएगी? 4 लाख, लेकिन ये हो गया 37.5%, पीवी रेशियो घट गया, तो ये अपने आप में कितना बचा? 62.5% बचा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई अपने आप में? अगर आपका मार्जिन 37.5% है तो वेरिएबल कॉस्ट 62.5% है, कितना आ गया? 6,40,000 रुपए आ गया सीधा। कि ये तरीका समझ में आ गया आप सभी को? आपको ये वाला करना है, आपको उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको लॉजिक बता रहा था बैकएंड में क्या हो रहा है, आपको वो लॉजिक में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये वाला तरीका आप सिंपली यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा सभी को लॉजिकली कैसे किया मैंने। वही लॉजिक जो वहां पे फॉलो किया था यहाँ पे भी वही फॉलो किया है, यहाँ पे मैंने टोटल बेसिस पे कर दिया। तो जल्दी से बताओ क्या ये सभी को समझ में आ गया? मेरी वेरिएबल कॉस्ट
4 लाख थी, अभी भी 4 लाख रहेगी। मार्जिन घट गया यानी कि यही वेरिएबल कॉस्ट अब 62.5% बन गई टोटल का। तो हेंस मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके मेरी सेल निकाली जो कि आ गई 6,40,000। बाकी सभी बताओ, सिर्फ 5 ने बताया है, क्लास में 20 है, तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ क्या ये सभी को क्लियर है। चलो अब ये वाला तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, आपको सेल्स बतानी है, निकाल दी हमने। अब मेरे हिसाब से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है तो बीईपी निकल जाएगा। 6,40,000 की सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 21.875%। तो यहां से आप निकाल लो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल कितनी होगी, ये रेशियो में गिवन है, परसेंटेज मल्टीप्लाई करके जो है कैलकुलेट कर लो। तो शालू बीच क्वेश्चन में बोलोगे क्या, एक बार क्वेश्चन तो पूरा करने दो, रिमाइंडर सेट कर लिया आपने तो क्वेश्चन के बीच में बोलने लगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.875%, 41। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 1,40,000 आ गया, तो बीईपी कितना आ गया, इसमें से 1,40 कम यानी कि 5 लाख। पीवी रेशियो आपके पास ऑलरेडी गिवन है 37.5%, फिक्स कॉस्ट भी निकाल लो, फॉर्मूला हमें पता ही है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, तो यहां से फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चंस में देखो इसी टाइप से बस आपको जो है इंफॉर्मेशन पजल करके दी जाएगी, बस आपको जस्ट उन्हें समझ के और अपनी कैलकुलेशंस करनी है। लास्ट वाला कौन सा समझ में नहीं आया शीता, हमने 6,40,000 निकाल लिया, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें गिवन है 21.875%, तो मतलब 6,40,000 का इतना परसेंट आपकी सेफ्टी है, तो 6,40,000 का 21.87% निकालोगे तो ये आएगा 1,40,000। दैट मीन्स आप बीईपी से 1,40,000 की फालतू सेल अभी कर रहे हो, इतना सेफ चल रहे हो आप। तो 6,40,000 में से 1,40,000 घटा दिया तो मेरे बीईपी आ गया 5 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट है 5 लाख का। अब ब्रेक इवन पॉइंट है मेरा 5 लाख का और पीवी रेशियो गिवन है 37.5%। तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 5 लाख की, पीवी रेशियो गिवन है 37.5% का, सॉरी फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, ब्रेक इवन गिवन है। फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी है x और ब्रेक इवन गिवन है 5 लाख का, तो यहां से आपकी x यानी कि फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख इंटू में 37.5%, कितना 187,500, 1,87,500 रुपए। अशिता आप क्लियर है। हाँ बीईपी का यही फॉर्मूला था, आपने पीछे क्लासेस लगाई नहीं थी क्या, कल चौथा दिन है ना चैप्टर का, चौथा ही दिन है मेरे हिसाब से शायद, तो परसों सॉरी कल करवाया था और परसों करवाया था, आपने क्लासेस लगाई नहीं थी पिछली। कंफ्यूजन कौन से पॉइंट में, और किसी को भी है कंफ्यूजन किसी पॉइंट में, 9th डाउट है। क्वेश्चन 8 हो गया, उसके बाद 9th में अनअवॉइडेबल वाला है क्या 9th, तो 9th तो सीधा ही है। फॉर्मूले याद करने क्यों है शीता, मैंने आपको फॉर्मूले याद करने को कहा कब है, मैंने तो आपको सारा लॉजिकली बताया, आपको याद करने की जरूरत क्या है। 11th का 3rd 12th के 4th में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पहले एक 9th करवाता हूं, फिर मैं आपको 5 मिनट का एक बार ब्रेक दे दूंगा, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। 9 देखो क्या गिवन है, अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 रुपीज पर यूनिट, एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। इन अ पीरियड इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8,000 यूनिट, एक पीरियड में उन्होंने 8,000 यूनिट बना के बेची और उन्हें 5 रुपए पर यूनिट का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब 8,000 यूनिट
आपने 15 के हिसाब से बेची, कितने में बेची होगी? 1,20,000 में, ये आपकी सेल्स है। और उस केस में आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट या लॉस, आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया ऐसे केसेस में? 4-5 रुपए पर यूनिट, तो 8,000 यूनिट पे 40,000 का आपको हो गया लॉस। ये पहला केस है, 1,20,000 की सेल पे आपको 40,000 का नुकसान होता है। सेकंड केस, आपने 20,000 यूनिट अगर बेचनी स्टार्ट कर दी, तो 15 के हिसाब से 3 लाख की बिक जाएंगी 20,000 यूनिट पर यूनिट, 15 के हिसाब से 20,000 यूनिट 3 लाख की बिक जाएंगी। उस केस में आपको 4 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो मतलब 20,000 यूनिट पे 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप 80,000 कमा लोगे। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जहां पे आपके पास सेल में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में चेंज होता है। मैंने कल भी बताया था, प्रॉफिट में चेंज किसकी वजह से होता है? आपने पहले के मुकाबले कमाया है एक्स्ट्रा, वो क्यों कमाया है? बिकॉज ऑब्वियस सी बात, आप पहले के मुकाबले ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाने लगे। फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों ही केसेस में सेम है, ठीक है, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो चाहो तो, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों जगह सेम है, जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कंट्रीब्यूशन की वजह से। यानी कि आपने इस फर्स्ट केस के मुकाबले सेकंड केस में कितना एक्स्ट्रा मार्जिन कमाया होगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों जगह सेम ही लग रही होगी। आपने 40,000 का लॉस भी कवर कर लिया और 80,000 कमा भी लिया, तो आपने टोटल कितना एक्स्ट्रा कमाया पहले के मुकाबले? 1,20,000। आपने पहले केस में जहां पे आप 8,000 यूनिट बेच रहे थे, उसके मुकाबले 20,000 यूनिट बेचते वक्त 1,20,000 का एक्स्ट्रा मार्जिन कमाया, तभी आपका 40,000 का लॉस 80,000 का प्रॉफिट बन गया। फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों ही केस में सेम थी। अब इस 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ी? इस 1,20 की सेल के लिए आपको, सॉरी, कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 1,80 की सेल्स करनी पड़ी। यानी कि 1,80,000 की सेल से आपने 1,20,000 कमाया, तो आपका कंट्रीब्यूशन का रेट क्या हो गया? पीवी रेशियो क्या आ गया? 1,20,000 कंट्रीब्यूशन, सेल 1,80, तो पीवी रेशियो आ गया 66.67%। यहां तक क्लियर है सभी को? 1,20,000 कैसे आया? देखो लक्षिका, यहां पे पहले केस में आपको 40,000 का नुकसान है, लॉस है, नेगेटिव फिगर है, और दूसरे केस में 80,000 का फायदा है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, समझना। पहले साल आपने बिजनेस किया, आपको 40,000 का नुकसान हो गया, आपको लॉस हुआ है पहले साल 40,000 का, ठीक है। दूसरे साल आपने अपने एक दोस्त को अपने बिजनेस में साथ में मिला लिया, उससे कहा कि आप मेरी हेल्प करो, और आपको इस साल 80,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, आपके दोस्त आने की वजह से कितना एक्स्ट्रा कमाने लगे? पहले आप 40,000 लॉस करते थे, अब आप 80,000 प्रॉफिट करने लगे, तो कितना एक्स्ट्रा कमाने लगे आप कितना एक्स्ट्रा कमाने लगे? पिछले साल आपको 40,000 का नुकसान था, इस साल आप 80,000 प्रॉफिट में आ गए, कितना एक्स्ट्रा कमाने लगे? 1,20। वही चीज तो है यहाँ पे भी, 40,000 का पहले लॉस हुआ करता था, अब 80,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब आप 1,20 फालतू कमाने लगे। और सारा का सारा प्रॉफिट इसलिए बढ़ता है बिकॉज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, आप कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमाने लगे, यानी कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ही आपके प्रॉफिट की वजह बनता है। तो मतलब मैंने 1,20 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमाया जब मैंने 1,80 की एक्स्ट्रा सेल की, हेंस मेरा मार्जिन हो गया 66.67%, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन में निकालना है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप इजीली निकाल सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे फर्स्ट केस या सेकंड केस जो भी आपको लेना चाहो, जैसे सेकंड केस ले लेता हूं। यहां पे मेरी सेल है 3 लाख की, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3 लाख का 66.67%, 2 लाख रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे यह पता है कि इस सिचुएशन में मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया है 80,000 रुपए। तो फिक्स्ड कॉस्ट बताना कितनी होगी? 2 लाख में से कुछ अमाउंट घटाया मैंने फिक्स्ड कॉस्ट के नाम का, तो मेरा नेट प्रॉफिट बचा 80,000 का। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी मेरी? 1,20,000 रुपए, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट भी है, पीवी रेशियो भी है, ब्रेक इवन निकाल दो। ब्रेक इवन इन रुपीज, कितनी खर्चे की रिकवरी करनी है? 1,20 की। ब्रेक इवन मतलब वो पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है। और मार्जिन कितना कमाता हूं मैं? 66.67%। तो 1,80,000 की जब मैं सेल करूंगा, उस पर 2/3 या 66.67% कमाऊंगा, 1,20 कमा पाऊंगा, 1,20 का ही खर्चा होगा, नेट प्रॉफिट 0 हो जाएगा। अब यूनिट्स में भी इसे बना सकते हो,
ये इन रुपीज है, इन यूनिट्स बना दो इसी को। 180 है पर यूनिट 15 के हिसाब से बिकती है, तो 12,000 यूनिट आ गया। चाहे वैसे निकाल लो, 1,20,000 जो है आपके पास आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, एक यूनिट 15 की बिकती है, इतना मार्जिन रहता है, तो पर यूनिट मार्जिन 10 रुपए है, तो यहां से भी 12,000 आ जाएगा। कोई भी लगा लो, आपकी मर्जी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। जिसका डाउट था क्या, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चंस डाउट वाले लिए, कुछ करवाया तो है ही नहीं। तुमने क्या किया, मैं ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुम तो बैठे बैठे सुन रहे हो आराम से, काम तो मेरे को ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया सभी को? क्या हो गया? हाँ आ गया, जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है सभी को? पक गए बस। लास्ट वाले में क्या रिपीट करूं रशिका? यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20 आ गया, मार्जिन इतना है, तो बीईपी इन रुपीस कितना हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइड में 66.67%, तो मेरा 1,80,000 का आ गया इन रुपीस बीईपी। और इसी को यूनिट्स में बनाने के लिए मैंने कहा 1,80 की सेल करनी है, एक यूनिट 15 की बिकती है, तो 12,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। और अगर आप सीधा चाहो तो यूनिट्स के टर्म में निकाल लो, मुझे 1,20,000 का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है, एक यूनिट मेरी जो है वो 15 में बिकती है, एक यूनिट 15 में बिकती है, मेरा उसमें मार्जिन रहता है 66.67%, यानी कि 10 रुपए पर यूनिट। 1,20,000 की रिकवरी करनी है, एक यूनिट से 10 कमाता हूं, तो 12,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। क्लियर है अब? नहीं, चलिए 5 मिनट का एक बार ब्रेक है, उसके बाद करेंगे। ये नहीं, यही होगा, उसके बाद करेंगे जो एक दो डाउट के और रह गए, जिसके जो क्वेश्चन है। 5 मिनट का ब्रेक। तो बीच अब मेरा मन बदल गया थोड़ा यही होता है। हाँ कोई ना, कहानी सुना दूंगा, ब्रेक इन द सेंस वैसे ब्रेक हो गया, 5 मिनट बाद कुछ करवा नहीं रहा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस जो एक दो क्वेश्चन डाउट के बाकी ना वो करवाऊंगा, और कुछ नहीं करवाऊंगा। 10th क्वेश्चन में अभी नहीं करवा रहा आज, ठीक है, एक बार और क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं। आपका डाउट किस क्वेश्चन में था? एक 11th में था ना, एक बार मेरे को डाउट बनाना किस किस में है। 11th का 3, और कौन सा? शालू कौन से में कह रहे हो 8,000 यूनिट आएगा? कौन से 8,000 यूनिट कह रहे हो, पता नहीं। 11th का 3rd और 12th का 4, बस ये दो डाउट की क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज। ट्वेल्थ का, ये तो 11th का 3rd हो गया। अच्छा ये यहाँ पे था इसलिए नहीं हुआ, चलो कोई ना, दोनों करवा दूंगा मैं। इसी क्वेश्चन में कह रहे हो क्या? 8,000 कैसे आ रहा है? 1,80 की सेल है, 15 रुपए पर यूनिट है, तो 12,000 आना चाहिए, 8,000 कैसे आएगा? चेक करो आप अपनी कैलकुलेशन। एक 20 को क्यों कर रहे हो डिवाइड? एक 20 तो फिक्स कॉस्ट है ना, वहां से करोगे अगर वो वाला तरीका लगोगे तो आप फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना होता है। 1,20,000 रिकवर करने और एक यूनिट से कितना कमा पाते हो? 15 रुपए तो सेलिंग प्राइस है, कमाते तो आप उसका 66.67% हो ना, 10 रुपए, तो एक 20 डिवाइड में 10 होगा। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक तरीका शेयर मार्केट से रिलेटेड है, मे बी आपने कुछ ने सुन रखा होगा, कुछ के लिए नया होगा। तो एक तरीका बताता हूं जहां पे आप ऑलमोस्ट एक शॉर्ट शॉर्ट अर्निंग कर सकते हो, 5 से 7% की अर्निंग 1.5 से 2 महीने के स्पैन में वो कर सकते हो, ठीक है। 2-5 मिनट इतने ब्रेक भी हो जाएगा, फिर जो दो क्वेश्चंस, हाँ आर्यन, आर्यन सही बता रहे हैं आप, आपने सुना हुआ है तभी मैं कह रहा हूँ, कुछ ने सुना हुआ होगा, ठीक है ना। जीएसटी क्लास नहीं है शालू आज, जीएसटी क्लास होती तो ऑब्वियसली बातें आपकी चालू हो जाती ना। क्या कह रहे हो?
शालू को होश अब आया है। अच्छा, क्या पता। देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अर्निंग वाला, क्या तरीका है, ठीक है। आपको डिस्क्लेमर नहीं देते जैसे डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक तरीका ये भी होता है, रिस्क भी क्या होते हैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, बट एक तरीका है। मार्केट में, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां पे आप अपनी इनकम, पक्की पक्की इनकम कमा सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट इनकम कमा सकते हो, ठीक है। जस्ट आप फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, कोई मैं आपका नुस्खा नहीं बेच रहा, कोई चीज नहीं बेच रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, जस्ट आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। जैसे एक बार आपको टर्म इंश्योरेंस वाला बताया था, याद है कि टर्म इंश्योरेंस करवाना क्यों फायदेमंद टू अदर जो आपके इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस वाले प्लान होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। अभी है ना, कुछ दिन पहले टीसीएस ने, टीसीएस का नाम सबने सुना है, टीसीएस, टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में कौन सी है? रिलायंस है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, दूसरे पे टीसीएस आती है, तीसरे पे इंफोसिस आती है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे है हमारी जो है टीसीएस। टाटा की कंपनी है, रतन टाटा की कंपनी है, और बेसिकली आईटी सेक्टर में काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम रहता है, ठीक है। बाकी एक बार बता दूं आपको, इंडिया की जो बड़ी कंपनीज है ना, टीसीएस, रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी, ये जितने बड़े बड़ी कंपनीज हैं, अगर मैं इन सबको मिला दूं एक साथ, तो ये यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, गूगल, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, या फिर आपकी माइक्रोसॉफ्ट, इनकी 50% के इक्वल भी नहीं आती। अब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंपनी। इंडिया में रिलायंस कितना बड़ा है, अब रिलायंस के साथ टीसीएस को मिला दो, विप्रो को भी मिला दो, इन्फोसिस को भी मिला दो, एचडीएफसी को मिला दो, उसके बावजूद भी आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो फेसबुक है या गूगल है, उसका 50% भी नहीं बन पाते, ये सारे मिला के भी। इतनी बड़ी वैल्यूएशन है उन कंपनीज की, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इंडियन कंपनीज है तो बहुत बड़ी रिलायंस, लेकिन उनके मुकाबले कहां पे है। रिलायंस भी आईटी सेक्टर में है, बट वो डायरेक्टली नहीं है, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्विजिशंस कर रखे हैं। बेसिकली रिलायंस खरीदता रहता है, जैसे हम घर का सामान लेके आते हैं ना, रिलायंस ऐसे कंपनियां खरीदता है। रिलायंस के पास ये मानो कि ज्यादा नहीं तो 1000 कंपनीज तो आराम से होगी, डेली एक दो कंपनी खरीदते रहते हैं वो। अब टीसीएस का सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था, क्या किया इन्होंने, टीसीएस जो है एक आईटी कंपनी है, तो इनके पास क्या रहता है, कैश एक्सेसिव पड़ा रहता है। एक्सेसिव कैश पड़ा रहने का मतलब है हर साल अर्निंग करते हैं, अर्निंग करने के बाद काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ साल का प्रॉफिट कमा लेते हैं मान लो। खर्च करने के लिए जगह होती नहीं है, क्योंकि आईटी कंपनी है, आईटी वाले क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा कंप्यूटर्स परचेज कर लेंगे, नए इंप्लॉय हायर कर लेंगे, कोई प्लांट वगैरह तो इंस्टॉल नहीं करना ना जो उनकी पेमेंट हो बहुत ज्यादा हैवी पेमेंट नहीं होगी कोई, तो हेंस उनके पास एक्स्ट्रा पेमेंट्स होती हैं। तो वो क्या करते हैं, बायबैक निकाल देते हैं अपने शेयर का, पिछले 3 साल से निकाल रहे हैं, चौथा साल है, बायबैक निकालते हैं। बायबैक मतलब वो मार्केट से अपने शेयर वापस ले लेते हैं। जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होते हैं ना, वो कहते हैं हमें आप वापस दे दो, वापस देके फिर उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो बेसिकली शेयर्स अपने वापस उठा लेते हैं, तो बाकी बचे हुए शेयर्स की अपने आप वैल्यूएशन बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने ही शेयर वापस खरीदने स्टार्ट कर दिए, इसे हम कहते हैं बायबैक। एक कंपनी अपने ही शेयर्स वापस ले ले तो उसे हम कहते हैं बायबैक। इक्विटी शेयर क्या कभी रिडीम हो सकते हैं? क्या इक्विटी शेयर कभी रिडीम होते हैं? कभी नहीं हो सकते, उनका मेयरली क्या हो सकता है, बायबैक। तो बायबैक कर लेती है कंपनी इक्विटी शेयर्स का, लेकिन बायबैक के लिए वो क्या करते हैं, रेट हाई डिसाइड करते हैं, जो रेट करंटली चल रहा है उससे ज्यादा डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी बायबैक जो इस बार अनाउंस किया है टीसीएस ने, उसके लिए उन्होंने बायबैक का रेट अनाउंस किया है 4500, यानी कि वो एक शेयर जब आपसे वापस लेंगे तो कितने में लेंगे, 4500 रुपए में, ठीक है। और अभी जो टीसीएस का रेट चल रहा है वो है ₹3800 के अराउंड, 3800 रुपए का रेट चल रहा है, और बायबैक कितने में किया जाएगा, 4500 में, ठीक है। मैं आज एक शेयर अगर ले लेता हूं, और बायबैक ये मान के चलो कि लगभग 15 से 20 फरवरी के आसपास होगा, ठीक है। मैं एक बार के लिए उसे मान लेता हूं कि वो 20 फरवरी को होगा, एक महीने बाद, आज से एक महीने बाद बायबैक होगा, कितने रुपए में होगा, 4500 में। मैंने कितने में लिया, 3800 में, कितनी की कमाई हो गई, 700 रुपए।
इन्वेस्टमेंट कितनी लगी मेरी, इन्वेस्टमेंट 3800, 3800 लगी है। 3800 की इन्वेस्टमेंट पे मैंने 700 कमा लिया। परसेंटेज वाइज बनाना कितना हो गया, 3800 रुपए लगा के मैंने 700 कमा लिया, 18.42%। इतनी मेरी रिटर्न हो गई आज की डेट से। और अगर मैं टीसीएस लेता हूं तो ठीक है, शॉर्ट रिटर्न है, बायबैक होगा। ठीक है, बायबैक होगा, अनाउंस कर चुके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आनी बाकी, वो आती ही है। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा कभी नहीं होता कि बायबैक कैंसिल हो जाए। ठीक है, वो होगा ही होगा। तो 3800 की आज जो चीज बिक रही है, आपको पक्का पता है 4500 में बिकेगा। तो हेंस आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो 18.42%। और कितना टाइम फ्रेम है, सिर्फ 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लग सकता है। 1.5 महीने में 18.42% रिटर्न। बताओ, पूरे साल में जब बिजनेस नॉर्मली कमाता है 15 से 20% कमाता है, यहाँ पे हम 1 महीने में 18.42% कमा सकते हैं। एफडी की रिटर्न कितनी होती है, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, अभी मार्केट में जो खराब रेट चल रहा है इसकी वजह से 5 से 5.5%, 6 हो जाएगा मैक्सिमम। और यहाँ पे 18%, और बिल्कुल सेफ है। बस यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, ये कमाई का सिस्टम सभी को दिख रहा है। ठीक है, ये कमाई सभी को दिख रही है, तो सारे के सारे ये करने के लिए भागेंगे। तो अगर मान लो बायबैक जब भी टारगेट फिक्स होता है, ठीक है, यहां पे कंपनी ने बायबैक फिक्स कर रखा है कि हम टोटल 18,000 करोड़ के शेयर पे, जो शेयर्स हैं 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करेंगे। तो एक बार के लिए रफली मान लेते हैं कंपनी कह रही है कि हम 100 शेयर्स वापस लेंगे। मैं वैसे ही कह रहा हूं, एक बार 100 शेयर वापस लेंगे, लेकिन देने वाले ज्यादा आ जाएंगे, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 50% बायबैक ही आपके शेयर एक्सेप्ट हो। एक्सपेक्टेशन ये कि 50% ही एक्सेप्ट हो पाएंगे। तब मैं 2 शेयर अगर वापस लेके ले जाता हूँ, कितने बायबैक करेंगे, 1। यानी कि मैंने अगर आज की डेट में 2 शेयर खरीदे, तब जाके मेरा 1 बायबैक में जाएगा। 2 शेयर भी अगर मेरे हुए और 1 भी बायबैक में जाता है, तो इसकी रिटर्न का हाफ कर दो, 50% तो फिर भी कमा लूंगा मैं। 2 शेयर पे 1 शेयर की ही बायबैक की कमाई होगी, तो कितना कमा लिया, तो भी मैंने 9% के अराउंड की रिटर्न कर ली जस्ट 1 मंथ में। वो भी बहुत ज्यादा है। एफडी की 1 साल में 6% आती है, यहाँ पे मैंने 9% कमा लिया, और वो भी सिर्फ 1 से 1.5 महीने में। स्टिल अगर 50% की हम देखें, 50% की एक्सेप्टेंस रेशियो कहते हैं कि कितने शेयर्स वापस ले लेगी, बिकॉज सारे लोग देने आएंगे। जैसे शेयर्स में नहीं होता था, हम अप्लाई करते थे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था और अलॉटमेंट प्रो राटा होता था, ये वही प्रो राटा है। क्योंकि आप बायबैक के लिए जा रहे हो, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन उनके पास लेने के लिए सबके नहीं है, वो प्रोपोर्शनेट लेंगे, वो प्रो राटा करेंगे। तो 50% भी अगर प्रो राटा करेंगे, तो भी मेरी 18.42% की रिटर्न 9% के अराउंड तो बनेगी, और वो भी 1-1.5 महीने में। रिस्क फ्री है। एक ही रिस्क होता है कि बायबैक कैंसिल ना हो जाए, और वो बायबैक कैंसिल टीसीएस का आज तक कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो ऐसा होने के चांस नहीं कि कैंसिल हो जाए। और एक और बात, अब तक टीसीएस के 3 जो है आपके बायबैक हो चुके हैं, तीनों में उनका जो रिटेंशन रेशियो, सॉरी, आपका जो बायबैक का रेशियो रहा है, एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है, पूरा 100% रहा है। तो अगर मान लो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 100% हो जाता है, तो आप 18% करंट पोजीशन से कमा सकते हो। रविंदर, बायबैक होता सिंपली आपके पास आपके शेयर्स होते हैं, आपको एक फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन ही, वहीं से आपका डायरेक्टली सबमिट हो जाता है। जैसे आईपीओ अप्लाई होता है, वैसे ही बायबैक लग जाता है। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है। प्रोसेस कॉस्टिंग के नोट्स कोई ना ऋषि काम कर दूंगा व्हाट्सएप। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट आपको दे रहा है, आप रिस्क फ्री रिटर्न कमा सकते हो 10 से 15% की एटलीस्ट। ठीक है, अभी मार्केट गिर गया, वो तो जो है आपके पास टीसीएस का रेट 4,000 के अराउंड चल रहा था, 4-5 दिन से मार्केट काफी गिरा है, उसकी वजह से 3800 पे आ गया। 4,000 से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 12% 13% की रिटर्न हो गई, तो भी मेरे हिसाब से वो काफी है इन कंपैरिजन टू एफडी। अगर आप 12.5% देखते हो 1 से 1.5 महीने में, तो भी काफी हो जाता है अगर आप एफडी से कंप्यूट करो, तो कंपेयर करो तो। अगर आप 50% रिटेंशन रेशियो देखोगे, तो भी 6-6.5% हो गया। शॉर्ट है, अगर आपको पता है कि 6% कमाई होनी है, तो लोग जो ने पता है, दिख रहा है, उन्हें साफ साफ पता है, वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख से इन्वेस्ट करेंगे। अब सपोज आपने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 6% भी तो आपके 10 लाख बन गए। और अगर आप इसमें आ गए 18%, इस पॉइंट पे परचेज कर, 9% 10% रिटर्न है, 40 लाख रुपए हैं, तो 4 लाख रुपए कमाई सीधी है। एफडी में वो पूरे साल में 4 लाख नहीं बन पाएंगे, यहाँ पे आप जस्ट 1 महीने बना पाते हो।
हर साल में एक बार होता है नहीं, टीसीएस कर रही है पिछले 3 साल से, ये चौथा साल है टीसीएस कर रही है, जरूरी नहीं कि अगले साल भी करेगी, बट लग रहा है कि वो करेंगे। उनके पास कोई काम नहीं है ना पैसे का, तो वो सोच रहे हैं बायबैक ही कर लेते हैं, कोई काम नहीं रहा, एक्सपेंशन कितना ही करेंगे, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो वो बायबैक कर रहे हैं। बेसिकली टीसीएस कर रही है, फिर इन्फोसिस भी करेगा, विप्रो भी करेगा, वो भी हर साल से कर ही रहे हैं, ये भी आईटी कंपनीज है। तो इस टाइप की कई अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट में, जस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि उन्हें ग्रैब कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, और ये रिस्क फ्री है। मॉइल का तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती है ना, उनमें ये रिस्क हो सकता है कि वो एक बार अनाउंस कर दे और बाद में उसे जो है शेयर होल्डर्स अप्रूव ना करे और वो कैंसिल हो जाए। बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता, छोटी कंपनी ऐसे फ्रॉड कर सकती है, वो जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के लिए लोग भर भर के खरीदेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रमोटर अपने शेयर निकाल देंगे, बड़े शेयर होल्डर अपने शेयर निकाल देंगे और फिर बाद में कंपनी डूब जाए, मतलब बेसिकली मना कर दे कि बायबैक नहीं होगा। हाँ, रिकॉर्ड डेट आई हुई है मोइल, अगर कोई कंपनी होगी मे बी, ऐसा मैंने ये नहीं कहा कि हर केस में ही होता है, बट ऐसा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। तो ये आपका एक तरीका है जहां पे, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट आपको नॉलेज गेन करनी है अलग अलग चीजों की, ताकि जिस टाइम पे आप थोड़े कैपेबल हो सको, या एक कैपेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपके मॉनेटरी टर्म्स में अभी आप रुपए लगा सकते हो तो कैपेबल हो, कैपेबल इन द सेंस कि आपका माइंड फ्री होना चाहिए, अभी आपका पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। अभी आप इन चीजों में पढ़ गए तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से भटक जाओगे। आप चाहो तो ये कर सकते हो कि इंटर करने के बाद 1 साल के लिए आर्टिकलशिप में कुछ आपने कर लिया, बट वहां भी ज्यादा मत करना क्योंकि सीए फाइनल का भी पढ़ना होता है। तो सजेस्ट मैं यही करूंगा कि इतने बस आप नॉलेज गेन करते रहो, और जब आपको रियल करना हो तो आप जो है सीए फाइनल करने के बाद कर लेना, सीए फाइनल के बाद करना जो भी करना है। अभी आप करना चाहो तो पेपर ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेड क्या होता है, अब बहुत सारे वैसे ऐप भी बने हुए इसके लिए, और बिना ऐप करना चाहो तो आप कोई भी शेयर देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो कि टीसीएस देख लिया, आपको लगता है इसके शेयर के रेट बढ़ेंगे, तो आप पेपर पे लिख लो कि आपके पास डमी 1 लाख रुपए है और उस 1 लाख रुपए को आपने टीसीएस में इन्वेस्ट कर दिया आज की रेट पे, और कितने शेयर ले लिए। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद देखो कि उन शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, क्या 1 लाख रुपए बढ़ गए या 1 लाख गए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्चुअल में ना तो कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, जस्ट आपको नॉलेज हो जाएगी कि हाँ मैंने जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो क्या मैं उसमें कमाऊंगा या उसमें नुकसान होगा। हालांकि रियल जैसा इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज एक्चुअल पैसे लगना और पेपर ट्रेड में फर्क होता है, लेकिन सीखने के लिए एक अच्छा तरीका होता है। बहुत सारी जो है ऐप भी है, जैसे एक वेबसाइट है मनी भाई नाम से, वो आपको वर्चुअल कैश दे देती है 1 करोड़ का, आप ट्रेडिंग करो उससे, आप वहां पे ट्रैक कर सकते हो कि प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ है। कैंसिल कर देती है प्रेरणा, कंपनी शेयर्स बायबैक करके रख नहीं सकती, आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे विद इन 7 डेज उन्हें वो शेयर्स कैंसिल करने होते हैं। तो बेसिकली कंपनी कैंसिल कर देगी, डिविडेंड देगी नहीं या कम देगी, तो कंपनी को तो पैसे बांटने थे, कमाया है तो मालिकों में बांटना था, तो उन्होंने बायबैक से बांट दिया। अब आप अगर मार्केट से कुछ शेयर बायबैक कर लेते हो तो बड़े बचे हुए शेयर की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, बिकॉज आगे से जो भी कमाई होगी वो उन बचे हुए शेयर्स की होगी, तो उनकी कमाई ज्यादा हो जाती है अगले सालों के लिए, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये था टीसीएस का पूरा सिस्टम। अच्छा, आप अपने डाउट्स बता दो कौन कौन से क्वेश्चन में थे। क्वेश्चन 11th में थे, 11th में थर्ड पार्ट। ऐसे मैं इस टाइप का कुछ प्लान कर रहा था कि एक यूट्यूब का चैनल बनाऊं, मतलब इस टाइप की चीजों के ऊपर बेस्ड, जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस हो या इन चीजों की अवेयरनेस हो। वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं, बट स्टिल जो है उसकी रीच हम तक नहीं पहुंच पाती, तो जितना रीच हो सके, मतलब जितने ज्यादा पता चले उतना जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 11th का थर्ड पार्ट देखो क्या गिवन है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं और फिर थर्ड पार्ट बताता हूं क्या है, आपको कैसे करना है। क्वेश्चन है, Z लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 30 रुपीज पर यूनिट। एक कंपनी अपना प्रोडक्ट 30 रुपीज पर यूनिट में बेचती है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31st March 2014, it produced and sold 16,000 यूनिट एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। जो पीछे क्वेश्चन था वैसे ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, अभी जो हम कर रहे थे 16,000 यूनिट 30 के हिसाब से सेल की, तो 4,80,000 की होगी सेल, सेल होगी 480। उस केस में आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 10 रुपए पर यूनिट का 16,000 यूनिट पे लॉस, तो मतलब कितना लॉस हो गया, 1,60,000 का लॉस हो गया।
दूसरा केस, अगर आपकी वॉल्यूम 40,000 कर दी जाए तो दैट मीन्स 30 रुपीज के हिसाब से आपकी सेल हो जाएगी 12 लाख की। उस केस में आपको 8 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट हो गया 3,20,000 का। तो मतलब मैंने पहले 1,00,000 का लॉस होता था, अब 3 प्रॉफिट होने लग गया। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा मार्जिन कमाना स्टार्ट कर दिया, 1,60 के लॉस से 4,20 के प्रॉफिट पर, 3,20 के प्रॉफिट पर, तो 4,80 का कंट्रीब्यूशन कमाया मैंने एक्सेस। और इस एक्सेस कंट्रीब्यूशन को कमाने के लिए कितनी सेल बढ़ानी पड़ी मुझे, 4,80 से 12 लाख, यानी कि 7,20,000। 7,20,000 पे मैं 4,80 कमाता हूं कंट्रीब्यूशन, तो कितना मार्जिन हो गया, 66.67%। ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, इतना आप कमाते हो 66.67%। ठीक है, अब आप जो है वैसे ही रिवर्स कैलकुलेशन करके फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। यहां पे मेरे पास जो सेकंड केस है वहां पे मेरी सेल आई थी 12 लाख की, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 12 लाख इंटू में 66.67%, 8 लाख रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट इस केस में कितना है, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 8 रुपए पर यूनिट, यानी कि 3,20,000। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई, 4,80,000। ठीक है, ये गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट ब्रेक इवन निकाल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट 4,80,000 डिवाइड में पीवी रेशियो दैट इज 66.67%, कितना आ जाएगा, 7,20,000। ये आपका बीईपी आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा है प्रॉफिट, अगर आप 50,000 यूनिट बेचते हो निकल जाएगा। सिंपली आपके पास 50,000 यूनिट 30 के हिसाब से 15 लाख की बिकेगी, सेल हो जाएगी 15 लाख की। 50,000 यूनिट 30 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 15 लाख का 66.67%, 10 लाख का। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है, 4,80, तो हेंस आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5,20,000 का। ठीक है, ये पहला पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट, इसमें देखो गिवन क्या है, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कम से कम कंपनी कितना बनाए, और बनाने का मतलब है कितना बना के बेचे, बात वही है जो बनाओगे वो बेचोगे भी। वेयर कंपनी नीड्स नॉट टू क्लोज द प्रोडक्शन इफ अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज 1.5 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा प्रोडक्शन का लेवल बताओ जहां पे कंपनी को काम करना है, एटलीस्ट करना पड़ेगा, अगर वो प्लांट क्लोज नहीं करना चाहते, इफ अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,50,000। यहां पे अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट का यहां पे मतलब है कि प्लांट चाहे चालू रखो चाहे बंद कर दो, वो 1.5 लाख तो होने ही वाला है। इसका मतलब मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी है, 4,80,000 रुपए। ये टोटल लग रहा है। मैं कह रहा हूं इस 4,80 में से 1.5 लाख जो है ना वो तो होना ही होना है, ये अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल है मतलब, अनअवॉइडेबल मतलब इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस 1.5 लाख को तो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकता, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं, ये तो होना ही है। तो मैं प्लांट ओपन करता हूं, अगर मैं प्लांट क्लोज भी रखूंगा तो क्या ये 1.5 लाख होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ने कहा अनअवॉइडेबल है। अगर आप प्लांट क्लोज भी कर दोगे, प्रोडक्शन बंद भी कर दोगे, तो भी ये 1.5 लाख का खर्चा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर प्लांट बंद भी कर दिया तो भी 1.5 लाख का खर्चा होगा, यानी कि प्लांट खोलने की वजह से कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट का बात कर रहा हूं। प्लांट बंद रहेगा तो भी होगा 1.5 लाख, प्लांट खुलेगा तो भी होगा। तो प्लांट खोलने की वजह से एक्स्ट्रा कौन सा हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल तो होगा ही होगा प्रोडक्शन के साथ। फिक्स कॉस्ट में 4,80 में कितना पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ प्लांट खोलने की वजह से हो रहा है, जो अगर प्लांट नहीं खोला तो नहीं होगा, जल्दी से बताओ, सारे बताओ। बाकी सब ये सभी का आ रहा है 3,30। मैं एक बार दूसरे लॉजिक से और बताता हूं। मान लो मैंने प्लांट किराए पे ले रखा है, 1 साल के लिए मैंने लीज एग्रीमेंट साइन कर दिया है, किराए पे ले लिया, मैंने एग्रीमेंट कर लिया, किराया है 1.5 लाख। मैंने प्लांट का जो प्लांट जहां पे लगाना है, जो फैक्ट्री जहां लगानी है, वो जमीन किराए पे ले ली है, साल का 1.5 लाख किराया देना है।
मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 साल के लिए मेरे पास है, अब मैं उस पर चाहे फैक्ट्री बना के प्रोडक्शन करूं या ना करूं, क्या वो 1.5 लाख मेरा फिक्स हो गया या नहीं हो गया? और मैंने कहा मेरा टोटल 480 लगना है, सुपरवाइजर की सैलरी डेप्रिसिएशन वगैरह मिला के 480 लगना है। अब मुझे एक बार इस 480 में से 150 तो लगना ही लगना है, तो कितना खर्चा ऐसा है जो प्रोडक्शन करने की वजह से या प्लांट खोलने की वजह से होगा? 330। समझ में आ गया? यानी कि मेरे पास 3,30,000 का खर्चा ऐसा है जो मैंने अगर प्लांट ओपन किया तो होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लांट ओपन करता हूं तो क्या मैं ये नहीं सोचूंगा कि एटलीस्ट 330 तो रिकवर हो? 1.5 तो वैसे भी लगना ही है। तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा कि यार प्लांट खोलूंगा ना तो मेरे 3,30,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, मैनेजर की सैलरी के, डेप्रिसिएशन के, ऐसे करके 3,30,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो क्या मेरा पहला मोटिव इन 330 को कवर करना होगा या नहीं? हाँ या ना? 1.5 लाख तो होना ही है। तो मैं प्लांट ओपन अगर करने का डिसीजन लेता हूं तो मेरा पहला फोकस होगा कि इस 3,30,000 को रिकवर किया जाए। अनअवॉइडेबल कॉस्ट तो होगी होगी, अवॉइडेबल कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो 1 यूनिट से मैं कितना कमाता हूं? 1 यूनिट 30 में बिकती है और हमारा पीवी रेशियो कितना आया था? 66.67%। तो 1 यूनिट से हम कितना कमाते हैं? 20 रुपीज। ये मेरा मार्जिन है। तो मैं 1 यूनिट से 20 रुपए कमाता हूं और 330 मुझे अगर कमाने हैं तो कितने यूनिट्स एटलीस्ट मुझे बना के बेचनी पड़ेगी? 16,500 यूनिट्स। इसका मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं 16,500 यूनिट बना के बेच पाऊंगा तो क्या मुझे प्लांट खोलना चाहिए? हाँ या ना? खोलना चाहिए, क्योंकि 16,500 या उससे ज्यादा यूनिट बनाते ही मेरे 330 कवर हो जाएंगे। 1.5 तो लगने ही है हर केस में, तो खोलूं ना खोलूं वो तो होना ही है नुकसान। तो अगर मैं 16,500 से ज्यादा यूनिट बना के बेच सकता हूं तो मैं प्लांट ओपन करूंगा। और मुझे लगता है मैं सिर्फ 10,000 यूनिट ही बना के बेच पाऊंगा तो क्या मुझे प्लांट खोलना चाहिए? नहीं। फिर मैं सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख कमाई कर पाऊंगा और खर्चा खोलने का कितना हो जाएगा? 330। तो लॉस में आऊंगा। तो इसलिए मुझे नहीं खोलना चाहिए। अगर मैं 16,500 बना के बेच सकता हूं तो ही खोलना चाहिए, नहीं तो मुझे प्लांट नहीं खोलना चाहिए। समझ में आ गया 11th का थर्ड पार्ट? है ना? सोने को क्यों गए? जल्दी से सारे बताओ, क्या ये समझ में आ गया? अलग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा अलग पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट अलग था, तो ये मार्क कर लेना। चलिए आज इतना ही कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका डाउट का रहेगा, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार मेरे को बुक दे दो, मैं एक बार आपको होमवर्क बता देता हूँ। तो वो वेरिएबल तो शालू हम वैसे भी रिकवर कर रहे हैं ना। मैंने आपसे कहा कि 30 रुपए की एक चीज बिकती है, 1 यूनिट 30 रुपए की बिकती है, और 30 में से 66.67% हमारा मार्जिन है। तो मैंने 20 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है। 10 रुपए तो मैं ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ही चुका। कॉन्ट्रीब्यूशन जब लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर हो जाती है, बात तो फिक्स कॉस्ट की रहती है ना सिर्फ। होमवर्क कल ही कर लेना रविंदर, आप संडे को आराम से घर पे बैठ के। मैं जस्ट बता रहा हूँ करना क्या है। एक बार बताना मैंने कहां तक क्वेश्चन दे दिए थे? 10 तक ही हुए थे ना? 10 से आगे कुछ दिए थे? अच्छा 11वां भी दिया था, 11वां तो अभी मैंने करवा ही दिया। 12वें में आपको डाउट है? 13 दिया था? 14? अच्छा चलो, अब आपका क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको करने हैं। वैसे देखो आपका चैप्टर में जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ब्रेक इवन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे हो गए हैं। तो अगर मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊं, जो ज्यादा करने के इच्छुक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले एडवांस चलना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, क्वेश्चन 33 तक तो आप सारे कर सकते हो। क्वेश्चन 33 तक आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, रविंदर कह रहे हैं एडवांस वालों को छोड़ो, जो थोड़ा थोड़ा करना चाहते हो उनको बताओ पहले कितना देना चाहते हो। मैं तो सिर्फ जस्ट बता रहा हूं, जो आगे चलना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हाँ टेस्ट भी है वैसे मंडे को, तो मैं थोड़े ही क्वेश्चन दूंगा आपको, ज्यादा नहीं दे रहा। वैसे भी कुछ चैप्टर हमारा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 14
क्वेश्चन 15, छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22, बस 9 ही क्वेश्चन है, वैसे तो ज्यादा नहीं है, छोटे ही क्वेश्चन है, 14 से लेके 22 तक। आशीष जरा शाने मत बनो, क्वेश्चन तो करने हैं। क्वेश्चन एक जैसे हैं बट एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे अगर आप इन्हें जो है अभी नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अनसॉल्व में दे दूं क्या? सभी की डिमांड है, इतने डिमांड करोगे तो मैं रोक नहीं पाऊंगा खुद को, फिर मेरे को देने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। अनसॉल्व में मैं कुछ नहीं दे रहा, वैसे क्वेश्चन तो कर सकते हो, ठीक है। 9 ही करने हैं, एक बार ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वैसे अनसॉल्व में अगर कोई ट्राई करना चाहे तो 58 से लेके और क्वेश्चन नंबर 66 तक 9-10 क्वेश्चन है, सारे एक जैसे हैं। वो मैं आज नहीं तो मंडे को दूंगा ही, बट आज आपको ये 9 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। दोबारा क्या बताने, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, 14 से लेके 22 तक। अनसॉल्व वाला कोई नहीं है, वैसे 58 तक 58 से 66 तक कर सकते हो। रविंदर अभी कह रहे थे हम एडवांस वाले नहीं है, और अब पूछने लगे अनसॉल्व में क्या करना है। टेस्ट की तैयारी कर लेना, टेस्ट भी है। कहाँ निकल लिए, मैं बता रहा हूँ कुछ क्लास ओवर नहीं की, उससे पहले ही निकल लिए। वापिस आओ यहाँ पे, आके हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, मुर्गे बन जाओ यहाँ पे। बताओ, स्कूल में बैग पैक किया करते थे, यहाँ पे तो निकल ही लिए क्लास से बड़ी बदतमीजी है। तो चलो ये क्वेश्चन करने जा सकते हो, सर सुनाने के लिए बुलाया था क्या जाओ अब चले जाओ।